बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइस, आज हमने रीड करनी है अपने नावल की लास्ट एपिसोड। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूला करें। तो आए एपिसोड स्टार्ट करते हैं। लारोशा गोलान ने इसकी मुस्कुराहट के पीछे छुपी इसकी शरारत नहीं देखी। आप मुझे इन लड़कियों की कैटेगरी में शामिल मत करें यार, तुम मेरी इतनी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती। असल जोक भाइयों की मायूं सेरेमनी और टॉप इसी तकरीब के हिसाब से येलो भी है। हुनैन अफरीदी ने वो टॉप फिर से इससे लगाया था। हुनैन वो बुरी तरह घूर के रह गई। हुनैन अफरीदी था देर अपना कहकर रोक नहीं सका, जो हंसा तो हंसता ही चला गया। लारोशा गुलान समझ की कोई इससे मजाक कर रहा था। लारोशा गुलान ने बेड पर पड़ा कुशन उठाया और खूब इसके बाजू पर सीने पर मारने लगी। आप बहुत बदतमीज़ है यार, सुनो तो सही। वो अपने बचाव के लिए हाथ चला था और साथ खूब हंसे भी जा रहा था। पिलाकर हुनैन अफरीदी ने इसका कुशन पकड़ के खींच कर दूसरी साइड फेंका और इसका हाथ पकड़ कर अपनी सिमत खींचा। लारोशा गुलान जो खींचती चली आई और इसके सीने से टकराई। तुम्हारा हर रूप स्वरूप हर रोज़ नया होता है जो मुझे तुम्हारा दीवाना बना देता है। हुनैन अफरीदी ने इसके बालों में अपना चेहरा छुपाया था। लारोशा गुलान सरता पैर सुर्ख अनारी हुई जा रही थी। इसकी बेबाक बातें और शरारतें रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही थी। लारोशा गुलान ने लरजती पलके पर मुश्किल ऊपर उठाई। समिया ज़ैदी ऐसे तुम्हारे हुस्न से खाइफ नहीं थी। हुनैन अफरीदी ने हौले से इसके दहकते रुखसार पर अपनी हथेली की पुष्ट फेरी थी। आपसे एक बात कहूँ? हाँ कहो। हमारी ज़िंदगी में आज के बाद समिया ज़ैदी का जिक्र कभी नहीं आएगा। अरे बस इतनी सी बात? हुनैन अफरीदी ने मुस्कुराती नजरों से इसे देखा। जी ओके डन, मगर किसी और लड़की का जिक्र तो हो सकता है ना? वो शरारत से छेड़ने लगा। लारोशा गुलान ने इसकी बात सुनकर इसे घूरा। फिर तो मैं आपको जान से मार दूंगी। वो तो तुम पहले मार चुकी हो, वो भी कतरा कतरा करके, और ये दीवाना तुम्हारे इश्क में कतरा कतरा बनकर ही डूबा है। इसलिए इस दीवाने से बचकर रहना। इसके वालिहाना प्यार से और इसकी मजबूत गिरफ्त से रहाई नामुमकिन है। हुनैन अफरीदी ने इसकी नाजुक कमर के गिर्द अपने बाजुओं का हसार सख्त किए इसके चेहरे पर जा बजा अपनी मोहब्बत की दास्तान रकम करती थी। लारोश। दरवाजे पर दस्तक हुई। जुबारिया लारोशा गुलान को पुकार दी। हुनैन छोड़े, वो सटपटा के रह गई। इस शर्त पर कि तुम मिलने आओगी दोबारा। नहीं बिल्कुल नहीं, वो बिदक के रह गई और इसके बाजू अपनी कमर से हटाने की कोशिश करने लगी थी। तो फिर मैं भी नहीं छोड़ रहा। हुनैन अफरीदी ने मजीदी से खुद से करीब तर कर लिया। लारोश। जुबारिया ने फिर से पुकारा। हुनैन प्लीज़ छोड़े ना। नहीं, पहले वादा करो। ओ ओके ओके। लारोशा गुलान ने इसके सीने पर अपने दोनों हाथ रखे। प्रॉमिस? अच्छा बाबा, प्रॉमिस आ जाऊंगी। इसे मानती बनी। ठीक है, फिर बाकी बातें और प्यार रात को। 1 मिनट आके तो फ़ोन रह गया। हुनैन अफरीदी ने इसको छोड़ा। वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खोला। जुबारिया खड़ी थी। लारोश बेटा, सफाई कर ली? जी मामा, सफाई भी होगी, इनके कमरे की और कपड़े भी निकाल लिए। चलो ठीक है, जल्दी से मेरे साथ आओ। मैंने तुम्हारे लिए ल्यू एंड पैरेट ग्रीन नेट का शरारा निकाला। तुम आजकल जो की मायू मेहंदी में वही पहनोगी। जुबारिया लारोशा गुलान का हाथ पकड़ के नीचे अपने बेडरूम में ले गई। येलो है, ल्यू नहीं है। जुबारिया लारोश मायू की तकरीब शुरू हो गई थी। हीरा ने जॉर्जेट की येलो एंड ग्रीन खूब घेरदार वाली फ्रॉक पहनी हुई थी, जिस पर फ्रोजी और गोल्डन रेड धागों और दबके से नफीस सा काम हुआ था। सिंधी कुर्सी पर घूंघट डाले हुए शहजादी लग रही थी। जहाँ हीरा के सादे हुस्न को सराहा गया था, वहीं रियासत के शहजादे सल्जोक अफरीदी की वजाहत की भी खूब धूम मची हुई थी। सफ़ेद बुराक कॉटन के सूट पर वाइट पगड़ी बांधे वो आज पूरा सिंधी वडेरा लग रहा था। पेशावरी चप्पल पहने वो हर किसी की निगाह मरकज़ निगाह बना हुआ था। दाएं बाएं इसने ज़मील और आलफिन बैठे थे। अब बारी थी रस्म करने की। पहले दुल्हन की रस्म शुरू कर दी गई। सबसे पहले हीरा की रस्म इसके घर वालों को करनी थी। ये रस्म साथ सुहाग नहीं करती है। हीरा को उपटन मेहंदी लगाकर इसे मिठाई खिलाते रहे, फिर पैसे वार कर झोली में डालकर बहुत सी दुआएं दी जाती थी। हीरा की रस्म करने सबसे पहले याले आई। रस्म करने के बाद इसके कान में मुंह घसेड़े मीठी मीठी सरगोशी करने लगी। घूंघट में छुपा हीरा का सर मजीद शर्म से झुक गया। फिर सिमरन आई। इसने भी रस्म अदा की और इसने भी हीरा को खूब छेड़ा। वो सुर गुलनार हुई जा रही थी। मकसूम की पारी थी। याले ने पुकारा, मगर वो यहाँ होती तो आती ना, बस वही रह गई थी। सल्जोक अफरीदी की भी रस्म करनी थी। आरफिन भाई, मकसूम भाभी को देखा? याले ने परेशानी से इधर देखकर आरफिन को देखा, जो सल्जोक अफरीदी से बैठा बातें कर रहा था। नहीं। आरफिन खड़ा हो गया। सल्जोक अफरीदी और जरमील से बातों के चक्कर में ध्यान मकसूम की तरफ से गया ही नहीं। कोई इस महफिल से काफ़ी देर से गायब है। आखिरी बार इसे हीरा को बाहर लाते देखा था। याले की गोद में रजा जरमील को देखकर इसकी तरफ आने को हमकने लगा, जिसे जरमील ने ले लिया। तुम लोग रस्म करो, मैं मकसूम को देखता हूँ। इसने याले को कार अंदर जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ गया। आरफिन ऊपर अपने पोर्शन की तरफ बढ़ा। अपने बेडरूम में गया। ड्रेसिंग रूम से मकसूम निकली थी। कुछ देर पहले जिसने नहायत महारत से मेकअप किया था वो मकफूद था। वो यकीनन काफ़ी देर से रोती रही थी। आंखें सुर्ख और सूजी हुई थी। खड़ी सितवा नाक रोने की वजह से सुर्ख हो रही थी। आरफिन को सामने खड़ा देखा तो नजरें शर्मिंदगी से झुक गई थी। आरफिन को इसके रोने की वजह कतई समझ में नहीं आई। खुशी का मौका था। मकसूम का रोना क्या मानी रखता? मकसूम, क्या बात है, तुम रोई क्यों? सब तुम्हें नीचे ढूंढ रहे। हीरा की रस्म हो रही, तुम यहाँ हो, सब खैरियत तो है ना?
आरफी ने इसे दोनों शानों से थाम लिया था और इसका चेहरा थोड़ी से पकड़ कर ऊपर किया। बताओ मुझे क्या बात है। आरफीन का दिल बहुत दुखा था मकसूम के रोने पर। वो साथ सुहागने करती है रस्म, मैं हीरा की रस्म करके इसकी खुशियों पर अपना साया नहीं डालना चाहती। जहाँ आरफीन ने इसे चौंक कर देखा वहीं अंदर दाखिल होती सिमरन और याले के कदम भी ठिठके थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर सिमरन ने याले को चुप रहने का इशारा करके दोनों साइड पर हो गए। मैं समझा नहीं क्या मतलब। आरफी ने उलझती नज़रों से मकसूम को देखा। आप छोड़ो इन बातों को, आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा, वो झंझलाती हुई बोली। यार तुम समझाओगी तो समझ में आएगा ना। इसने नरम और मुलायम नज़रों से देखा था। आरफीन छोड़े ना। अब भला वो अपने मुंह से कैसे बताती, भले वो लंदन जैसे आज़ाद मुल्क की परवरदार रही हो, मगर अंदर से वही मशरक़ी लड़की थी। आरफीन भाई वैसे तो खुद को बहुत समझदार समझते हैं, मगर अंदर से बिल्कुल ना समझ है। इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि आप समझे या ना समझे, हम सब समझ गए। ये आले से मजीद बाहर रुकना बर्दाश्त नहीं, और सिमरन का हाथ पकड़े अंदर कमरे में दाखिल हो गया। आरफीन और मकसूम ने पलट कर देखा, मकसूम पर जैसे घड़ों पानी पड़ गया। वो जो बात वो खुद से भी छुपा रही थी, आज वो यहाँ हो गई थी, वो भी याले के सामने। इसने हया से निगाहें झुका ली। अच्छा तो याले बीबी, अगर आप इतनी समझदार है तो मुझे भी समझा रहे। मुझ जैसा बिजनेस टाइकून, ब्लैक बेल्ट, बॉडी बिल्डर, इन बातों से ना बलद है। आरफी ने नहायत इत्मीनान से अपने सीने पर दोनों बाजू बांधे थे। यही तो अफसोस की बात है देवर जी। सिमरन ने भी जुमानी अंदाज में से छेड़ा। यार आप लोग अपनी ये जुमानी बातें एक तरफ रख के मुझे सीधे समझा सकती है। नीचे सलजोग की रस्म भी करनी हो, तुम लोग और देर करियो। आरफी ने उलझा था। आरफीन भाई हद होती है, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। हर मामले में परफेक्ट है, मगर एज अ हस्बैंड बिल्कुल जीरो। जब भी तो आज मकसूम भाभी हमें शामिल नहीं हुई कि हीरा की रस्म करती। याले तो वैसे भी मुंह फटती, कहाँ तक बर्दाश्त करती। सिमरन ने याले को तनबीही नज़रों से देखा, जबकि मकसूम ने इसके हाथ पर चुटकी भरी। याले सीख करके रह गई, अपना हाथ से हिलाने लगी। ये अच्छा है, एक तो आपकी फेवर कर रही हूँ, आप मुझे ही नोच खसोट रही हैं। याले की बच्ची चुप नहीं होगी। मकसूम घूरने लगी और आंखों ही आंखों में से धमकी देने लगी। आरफीन की समझ में अब सब आ गया था। आई सी, तो ये बात है। आरफी ने अपना निचला होंठ दांतों में लेकर मुस्कुराती नज़रों से बकौर शर्माती घबराती मकसूम को देखा। अब इतना टाइम तो नहीं है कि अभी हीरा की रस्म के लिए तुम में शामिल हो, मगर अभी बारात और वलीमे की तकरीब बाकी है, एंड आई एम श्योर कि अब किसी सुहागन की रस्म में ये तुम लोगों से पीछे नहीं रहेगी। आरफी ने दिलकशी से देखते हुए कहा। मकसूम तो पूरी तरह शर्मा के रह गई, जबकि सिमरन और याले आरफीन की बेबाक गुफ्तगू पर झैम कर रह गई। मगर याले भी अपने नाम की एक ही ठीठ थी। आरफीन भाई अब बेहतर इसी में कि आप यहाँ से निकल जाए, हम मकसूम भाभी को तैयार करके ला रहे हैं नीचे। याले ने मकसूम को खुद से लगाया। अरे वाह, ये क्या बात हुई, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। आरफीन छेड़ने लगा, वालेहाना नज़रों से मकसूम को देखने लगा। आरफीन ने बहुत मजाक हो गया, जाओ यहाँ से वरना पिट जाओगे। सिमरन ने मसनूई संजीदा होते हुए कहा था। अपनी चार में वो ये लोग सिर्फ वक्त ज़ाया कर रहे थे, अभी नीचे भी जाना था, कितने काम बाकी थे। ओहो, अब तो जाना ही पड़ेगा। आरफीन ने डरने की भरपूर एक्टिंग की। सिमरन की घूरी पर वो सर खुजाता हुआ जाने लगा। कुछ याद आने पर वो पलटा और वार्डरोब की सिम पड़ा, वहाँ से एक डब्बा निकाला और लाकर सिमरन को थमा दिया। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको कुछ बताना पड़ेगा। इसने नहायत चाह से मकसूम को देखा, फिर वहाँ रुका नहीं, बेडरूम से निकलता चला गया। सिमरन ने डब्बा खोला, इसमें रेड एंड पिंक इम्तजाज की कलियों वाली फ्रॉक निकली, जिस पर गोल्डन एंड सिल्वर नग और दबके का काम किया गया था। सिमरन ने सताइश नज़र से जॉर्जेट फ्रॉक देखी और आगे बढ़कर मकसूम की पेशानी पर बुसा लिया। यू आर वेरी लकी। अगर आरफीन भाई देख लें तो यही कह देंगे कि सिमरन भाभी ये हक मेरा है। याले ने छेड़ा था। तुम तो बहुत ही बेशर्म हो। मकसूम को मौका मिला और इसने एक चपत इसके बाजू पर लगाई। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी कि हीरा हमसे ज़्यादा समझदार और अक्लमंद निकली। क्या कितना कहती रही कि आरफीन भाई और मकसूम भाभी के बीच कुछ ठीक नहीं है, मगर हमने इसको डांट कर चुप करवा देते कि ये सब इसकी गलत फहमी है। याले को हीरा की बातें याद आ गई, कितनी दफ़ा वो बोल चुकी थी कि आरफीन और मकसूम के बारे में। मकसूम हमसे तो कुछ शेयर करती, अगर इत्तेफाक से हम तुमको ढूंढते हुए ऊपर नहीं आते तो आज भी तुम्हें कुछ पता नहीं, हमें कुछ पता नहीं चलता। सिमरन ने शिकायती नज़रों से मकसूम को देखा। मैं क्या कहती, मैं तो खुद इतनी शर्मिंदा। शर्मिंदा? सिमरन और याले ने नहायत चौंक कर मकसूम को देखा। वो किस लिए? मकसूम ने दोनों को देखा। इतना तो पता चल गया था, मजीद क्या छुपाना। मकसूम ने अपनी शादी से लेकर अब तक की सारी बात इन दोनों को बता दी। इसने कितना आरफीन को सताया, खूब तो कितना तरसा। आरफीन से पसंद से लेकर मोहब्बत करना, आरफीन का इससे इश्क करना, इसकी तरफ कदम बढ़ाना, तो मकसूम का झिड़कना, फिर सोमी का वापस आना, इन दोनों की गलतफहमी को दूर करना, सब कुछ ठीक चल रहा था। मकसूम सारी दुनिया को मिटाकर नज़दीकियों में बदलना चाहती थी कि इसकी ज़िंदगी में यावर और असफन दुरानी का जहर घोलना। इनमें फिर से गलतफहमियां जन्म लेने लगी। ये सब दिन और रात इसने कैसे गुजारे वो जानती थी इसका खुदा, मगर अब सब कुछ सही हो गया था। हवा का खुशगवार रुख इसकी ज़िंदगी की खुशियाँ दे रहा था। इनकी ज़िंदगी पर पुरसकून मुतमिन हो गई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर सब कुछ होते हुए भी वो अधूरी थी, नामुकम्मल थी, जिसका एहसास आज हीरा की रस्म के वक्त हुआ था। ओ माई गॉड। सिमरन और याले पर तो हार तो कितने पहाड़ टूटते कम था। मकसूम हमसे तो जिक्र तो किया होता, कुछ तो शेयर करती। चंदा अकेले इतना पहाड़ जैसे भारी दिनों रात गुजार दिया, अकेले खुद में घुटती घुटती रही और आरफिन भी परेशान रहा। सिमरन ने दुख भरी नज़रों से उसे देखते हुए कहा। मकसूम भाभी, आपके और आरफिन भाई के सब्र की दाद देनी पड़ेगी चाहिए। याले ने फ़क्रिया नज़रों से इसे देखा था। मगर अब सब कुछ ठीक हो गया। दुखों के, गमों के और परेशानी के बादल छट गए। नई सुबह की किरण तुम्हें खुश आमदीद कहने को बेचैन है। बहारों की खुशगवार महक आगे बढ़ी है। इन खुशबू भरे झोंकों को अपने ऊपर लपेट लो और ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ।
सिमरन ने इसके गाल पर नरमी से हाथ रखा। हुण उत्ते अपना ही सीन बना के खलोतियां होइयां, हुण हीरा दी रस्म नहीं होनी थल्ले ते सुलजोग दी रस्म नहीं करनी इन्होंने। और जल्द से जल्द 2 से 3 और फिर 3 से 4 हो जाओ। याले ने पुरमज़ान अंदाज में टुकड़ा जोड़ा। मकसूम इसकी बात का मतलब समझ कर झेम के रह गई, जबकि सिमरन हौले से मुस्कुरा दी। आरफिन के लिए तुम जैसी नाजुक सी और प्यारी सी लड़की सूट करती है। बहुत एक दूसरे को सता लिया और तड़पा लिया, अब इन फासलों को पाटो और तुम पहल करोगी तो आरफिन के दिल में तुम्हारे लिए प्यार और बढ़ेगा। मकसूम ने से समझाया। मकसूम, राबी आवाज़ें देती अंदर दाखिल हुई। देखो ज़रा, इन तीनों की तीनों इधर महफिल जमा के खड़ी हो, नीचे सब तुम तीनों को बुला रहे। मैं तो पहले किया सी। बस पप्पा, हम मकसूम को तैयार करके ला रहे थे। सिमरन ने मकसूम को मुस्कुरा कर देखा। मेरी जान, बहुत देर हो रही है, सुलजोग की रस्म शुरू करनी है। कर दी गई है। राबिया ने उलझन भरी नज़रों से देखा। बस पप्पा, आप नीचे चले, हम 10 मिनट में आ रहे हैं। याले ने आरफिन की दीवी फ्रॉक उठाई और मकसूम के हाथ में थमा दी। ऑल राइट, सिर्फ 10 मिनट। और सिमरन, यूशा अब रोने वाला हो गया, इसे भूख लगनी शुरू होगी, तुम जल्दी से आओ। राबिया अपनी साड़ी का पिल्लू संभालती हुई कमरे से बाहर निकल गई, मगर जाते जाते फिर पलटी थी। आज मेरी बहू को बहुत अच्छा से तैयार करना। आज सारे ख़ानदान वाले रिश्तेदार, दोस्त अहबाब जमा है। आज मैं मकसूम को सबसे मिलवाऊंगी। राबिया ने मकसूम को मोहब्बत से देखा, फिर सिमरन याले को बारी बारी देखते हुए बाहर निकलती चली गई। बाकी आज तो मकसूम को अच्छा सा तैयार करना कि आरफिन के भी होश उड़ जाए, क्योंकि आज इन दोनों की स्पेशल नाइट है ना मकसूम भाभी? याले ने शौकी से इसे देखा। मकसूम पर दिल से शादी मर की सी कैफियत तारी हो गई। इसके गालों पर पड़ते डिम्पल मजीद गहरे हो गए। कल 7 सुहागने सेहराबंदी करेंगे हीरा की, जिसमें तुम्हें हर सूरत शामिल होना है। सिमरन ने इसके कान में आहिस्ता से सरगोशी की, जिस पर वो गुलनार सी होगी। आरफिन की शबी आंखों के पर्दों पर झिलमिलाने लगी तो होंठों पर खुद बहुत मुस्कुराहट खिल उठी थी। याले ने जल्दी जल्दी किसी महार ब्यूटिशियन की तरह इसका खूबसूरत सा मेकअप करना शुरू कर दिया। वैसे सेहराबंदी तो मुंडे दिन नहीं होंगी, इतने हीरा दी सेहराबंदी कराई जा रहे। काफ़ी देर हो गई थी, अभी तक वो दुश्मन जान नज़र ही नहीं आई। इसके दिल के बेचैनी और बेकरारी सी होने लगी। जाने वो उसका दिया हुआ सूट जेबतन करती है या नहीं। दिल खुशफहमी की परवाज़ उड़ने लगा था। दिल बार बार कह रहा था कि वानिया ज़रूर वो सूट पहने की जो हसन अफरीदी ने दिया, मगर कुछ ही पल लगे दिल को खुशफहमी के बादल में उठते हुए। सामने से आती वानिया ने ब्लैक जॉर्जेट की साड़ी बांधी हुई थी, जिसकी आस्तीन पर ब्लैक बॉर्डर बना हुआ था। बालों को इसने पूरा खुला छोड़ा हुआ था। चेहरा बिल्कुल सादा था, सवाए पिंक लिपस्टिक है। इसने कोई मेकअप नहीं किया, जैसा हसन अफरीदी बगौर इसे देख रहा था। एक बात कहूँ? हुनैन अफरीदी की आवाज़ पर इसकी निगाहों का तसलसल टूटा। इसने रुख मोड़कर हुनैन अफरीदी को देखा। कहो, आपको नहीं लगता कि वानिया भाभी में शैला पप्पो की झलक आती है? हाँ, खासकर इनकी सराहीदार गर्दन। हुनैन अफरीदी की नज़रें भी वानिया पर टिकी हुई थी। हसन अफरीदी ने हुनैन अफरीदी की तरफ से नज़र हटाकर फिर से वानिया को देखा, जिसके चेहरे पर उदासी पर स्मृत की थी। नैन कटोरों में एक दुख समंदर की तेज़ लहरों की तरह हलकूरे ले रहा था, जो उसने बहुत ज़बरदस्त से छुपाया हुआ था। हनी भैयू, रेहान शेख की गलती के साथ वानिया भाभी को देना अक्लमंदी तो नहीं है। हुनैन अफरीदी ने भी इसका छुपा गम और दुख देख लिया था। हसन अफरीदी ने गहरी सांस हवा के सुपुर्द की और नज़रों के इर्तिकास को तोड़ते हुए अपने साथ खड़े हुनैन अफरीदी को देखा। सज़ा तो वानिया ने बहुत भुगता ली, मगर कुछ वक्त और फिर मैं खुद इसे सब सच बता के इसे मना लूँगा। आप कहें तो मनाने की अच्छी अच्छी टिप्स दे सकता हूँ मैं आपको। वो मुस्कुरा कर छेड़ने लगा। हाँ, जो कुछ वक्त हो तो कमीनगी दहानियाँ तो फिर बाद च मनाएगा, चवल जी ना होवे तो। यकीनन तुम माहिर हो लड़कियों को मनाने में। बाय द वे, कोई नई गर्लफ्रेंड? नहीं यार, मैं ना लारोश को खोना नहीं चाहता, ना ही नाराज़ करूँगा। ओहो, तो बच्चा सुधर गया। हसन अफरीदी ने इसके कंधे पर हाथ रखा। जी, लारोश ने मुझे बिल्कुल बदल लिया। इसकी नज़र सामने पड़ी, जहाँ लारोश गलान येलो सूट में हीरा के साथ बैठी इसके कान में कुछ कह रही थी। जुबारिया, बीजान अपने साथ बैठी सुबारिया को पुकारा, जो फूलों का बुके ठीक कर रही थी। जी बीजान, कहिए, ये हनी के साथ ये लड़का कौन खड़ा है? इससे पहले तो कभी नहीं देखा। बीजान की नज़रों के ताक़ुब में जुबारिया ने भी देखा। पता नहीं बीजान, मैंने भी आज पहली बार देखा, मगर हनी की बेतकल्फ़ी से तो लग रहा है कि वो हनी के बहुत क्लोज फ्रेंड है। पता नहीं क्यों इस लड़के की तरफ दिल खींच रहा है। बीजान के दिल की बात होंठों पर आ गई। जहन की स्क्रीन पर छप से एक अक्स उभरा। इन्होंने हसन अफरीदी की तरफ से नजरें नहीं हटाई थी, बस दिल चाह रहा था कि देखते जाओ, मगर आंखों की प्यास नहीं बुझ रही थी। हनी भैया, मैं अभी आता हूँ। हुनैन अफरीदी लारोशा गुलान की तरफ बढ़ा। हसन अफरीदी का दिल चाह वो वानी के पास है, इससे बात करे, मगर इससे पहले इसके पास पहुँचता कि इससे पहले आरफिन इसके पास है। वो वहीं रुक गया। वानी बेटा। जी आरफिन भाई, मैंने तुम्हें हैंडीकैम कैमरा दिया था, कहाँ रखा है? वो तो मैंने राबी मामी के बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल की दराज में संभाल के रख दिया था। ओके, वो मुस्कुराता हुआ जाने लगा। मैं लेकर आ जाऊँ? हाँ प्लीज़, जल्दी से तुम ला दो, मेरा एक फ्रेंड आने वाला, मुझे इसे रिसीव भी करना है। ठीक है, मैं भी लेकर आती हूँ। वो कहकर जल्दी से अंदर की सिमत बड़ी थी। घर के सारे अफराद बाहर लॉन में थे, बस एक दो मुलाजिम थे जो बेहद मसरूफ़ थे। ऊपर के दोनों पोर्शन में सन्नाटा हो रहा था। वानिया बगैर दो देखे ऊपर की जानी पड़ी थी। ऊपर चूँकि बहुत सन्नाटा भी था और रोशनी भी कम थी, वो भी बाहर लॉन में जो रंग बिरंगे कमके लगाए गए थे, इसकी रोशनी अंदर तक जा रही थी। वो जैसे राबे के बेडरूम की तरफ बढ़ी थी, किसी ने साइड से नहायत जारहाना तरीके से इसकी गलाई पकड़ी और बेदर्दी से घसीटता हुआ इसे इसी के बेडरूम में लाया और इसे अंदर धक्का देकर पलटकर दरवाज़ा लॉक कर दिया। फिर वापस पलटकर वानिया के लड़खड़ाते वजूद को थामा, मगर इन कमकों की रंग बिरंगी मध्यम रोशनी में इसने एक लंबा चौड़ा वजूद अपनी सिमत आते देखा तो उसके जहन ने काम किया और बुरी तरह इसने हाथ छटक के भागने लगी, मगर हसन अफरीदी के हाथ इसका साड़ी का पल्लू रह गया। हसन अफरीदी ने वो पल्लू इतनी ज़ोर से खींचा कि साड़ी पूरी खुलती चली गई। हसन अफरीदी ने साड़ी पीछे की जानिब उछालते वानी के कपकपाते वजूद को अपने अंदर सम्मोल लिया।
बड़े कोई लानती वगैरह तो आदमी है अभी वैसे ना। इसके गिर्द अपने आहनी बाजू की गिरफ्त सख्त कर दी थी। बहुत शौक इस बेहुदा लिबास को पहनकर अपने जिस्म की नुमाइश करने का। वो हल्के से गुर्राया। देखते सही हाले इन्हें माफ़ी मंगनी लानती ने। इसकी गुर्राहट की चिंगारी ने वानिया को जैसे भस्म ही तो कर दिया। आफरीदी। वानिया के लब धीरे से हिले थे, इसके 14 तबक रोशन हो गए। वो कैसे भूल सकती थी कि ये जारहाना सलूक इसके साथ अफरीदी के अलावा कोई नहीं कर सकता। छोड़ो मुझे। वो पूरी जान लगा रही थी खुद को छुड़ाने की, से खुद की बेबसी पर बेइंतहा रोना आ रहा था। अफरीदी से हर उम्मीद की बई थी। वो भयानक रात आज भी से याद थी। आज भी वो हर रात डर डर के उठती थी, खौफ से कांपने लगती थी। अभी भी जो हरकत अफरीदी ने की, दिल ने शिद्दत से दुआ की कि ज़मीन फटे, इसमें आसमान फटे और इसमें जिंदगी इसमें समा जाए। खुदा के लिए छोड़ दो मुझे। आंसू मतवातर बह रहे थे। ये काम तो जब मैंने पहले नहीं किया तो अब कैसे कर दूँ मेरी जान। हसन अफरीदी ने मजीद अपने आहनी बाजू की गिरफ्त सख्ती के महसूस हुआ, जैसे इसका गाल अफरीदी के होंठों से टच हुआ। इसके पूरे जिस्म में सनसनी से दौड़ गया, आंसू मजीद रवानी आ गई। मुझे तुम्हारे इन आंसुओं ने कभी भी कमज़ोर नहीं किया। वो झुका और इसकी आंखों से गिरते मोतियों को अपने गदार जनाबी लब होंठों में जज़ब कर लिया। साड़ी बांधने का अगर बहुत शौक है तो अपना ही शौक बेडरूम में मेरे सामने ज़रूर पूरा कर सकती हूँ, मुझे कोई इतराज़ नहीं होगा, मगर ये वाहियात लिबास बाहर पहनकर निकलने की मैं कतई इजाज़त नहीं दूंगा। माँ ने बुरी तरह डर गई थी। सीने की पसलियों के पीछे नन्हा सा दिल जोर शोर से धड़कने लगा, जैसे पसलियों की मजबूत दीवार तोड़ के अभी बाहर आ जाएगा। नहीं अफरीदी, प्लीज़, मैं कसम खाती हूँ आज के बाद ये लिबास नहीं पहनूंगी, पर प्लीज़ ऐसा मत करो। वो हिचकियों से रोने लगी। अफरीदी का सलूक को बर्दाश्त नहीं करेगी, शायद मर जाएगी वो। प्लीज़ मुझे बख्श दो, छोड़ दो मुझे। बेपनाह रोते हुए वो आजी से गिड़गिड़ा रही थी, अपनी इज्जत और आबरू की भीख मांग रही थी। अब तो बहुत मुश्किल है वानी जान, तुम्हारे इस उदास से रूप ने मेरा सब कुछ लूट लिया। इस रात के बाद बहुत पछताया कि तुम्हें वापस क्यों जाने दिया। बहका बहका लबो लहजा वानी की रूह निकाल रहा था। जिसम से इसकी उंगलियों की सरसराहट से अपने वजूद से होती हुई अपनी सुराही तर गर्दन पर महसूस हुई। आपको अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता है, अफरीदी मत करे मेरे साथ ज्यादती। आज भी मेरे जख्मों से लहू रसता है, मज़ीद तकलीफ पर अजियत बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। वानी ने खौफजदा होकर इसकी शर्ट अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों में इस तरह सख्ती से भेज ली कि वह गिड़गिड़ा रही थी। मुझे अल्लाह रसूल ने तो इजाज़त दी है तुम्हारे साथ कुछ भी करने की। तुम्हारे ज़ख्मों पर मरहम ही तो लगाना चाहता हूँ जिसे तुम ज़्यादती का नाम दे रही हो। वो झुका और इसकी साफ शफाफ सराही दर गर्दन पर अपने जुनून की एक तहरीर रकम करता चला गया। इसके आंसू से भीगे चेहरे पर वालिहाना प्यार की दास्तान लिखता चला गया। वो ये भी नहीं सोच रहा था कि मुकाबिल की जान हलक तक आ गई है, इसका दिल धड़कना बंद हो जाएगा। जहर लगता है इस बार तो मैंने। सांसें चलना थम जाएंगी। वो अपने बचाव के लिए कोई मज़ाहमत नहीं कर पा रही थी। इसकी मुट्ठी में भिंची इसकी शर्ट की सख्ती हसन अफरीदी ने अपने अंदर तक महसूस की। हसन अफरीदी मजीद झुका और इसके कपकपाते लर्ज से नाजुक वजूद को अपने आहनी मजबूत बाजू में भर लिया और चलता हुआ इसके बेड तक आया और नहायत एहतियात और आराम से इसे बेड पर बिठा दिया। खुद भी इसके बिल्कुल नज़दीक ही बैठ गया। मैं तो समझा था तुम इस जुदाई के दौरान बहुत बहादुर हो गई होगी, मगर तुम तो आज भी वैसी की वैसी हो, बस ज़रा पहले से ज़्यादा हसीन और खूबसूरत हो गई हो। तुम्हारी इस खूबसूरती में निखार तुम्हारा डर और खौफ ने दोबारा कर दिया। तुम्हारा हुस्न मजीद दो अच्छा हो गया। फिर तुम खुद ही बताओ मैं कैसे तुम्हारी तरफ अपने बढ़ते कदमों को रोक सकता हूँ। हसन अफरीदी मजीद आगे बढ़ा और इसके चेहरे पर छुपकर अपनी दीवानगी का सबूत इसके कपकपाते होंठों पर दिया था। कितने पल तक वो इस अजियत में रही आंखों के समंदर में और ज़्यादा रवानी हो गई थी। हसन अफरीदी ने इसे छोड़ दिया, फिर खड़ा हो गया। ओके गुड नाइट, मगर अब जो मेरी तुमसे मुलाकात होगी वो मेरे बेडरूम में होगी, जहाँ मैं अपनी जुदाई का हक तुमसे सूद समेत वसूल करूँगा। वो फिर रुकानी वहाँ से निकलता चला गया। वानी ने अपने कपकपाते लबों पर हाथ फेरा, जहाँ अफरीदी ने अपनी दरिंदगी का निशान छोड़ दिया था। खून की बूंद सी निकलने लगी। बड़ा लानती चवल आदमी है, फिर इन्हें माफ़ी मांगनी है चवल जई ने। आई हेट यू, आई हेट यू। वो बुरी तरह सिसकी थी और दोनों घुटनों में चेहरा घुसेड़े एक बार फिर से बिलक बिलक कर रो दी। को 5 मिनट बाद हसन अफरीदी के बेडरूम में फिर दाखिल हुआ। बिल्कुल खुप अंधेरा था, मगर इस अंधेरे में बर्की कमकों की रोशनी छन छन कर आ रही थी। हसन अफरीदी ने दीवार पर स्विच बोर्ड पर जो हाथ मारा तो कमरा पूरे का पूरा रोशनी में नहा गया। सामने नजर पड़ी तो वानी की बिखरी हालत पर बहुत दुख हुआ। जी तो शिद्दत से चाह के सब कुछ भुला के, से नरमी से अपने अंदर छुपा के सब कुछ सच बता दे। इसके आंसुओं को अपने होंठों से चुन ले, मगर अभी नहीं। ये सोचकर वो देरी से आगे बढ़ा और इसके पास बेड पर इसके थोड़े फासले पर ही बैठ गया। लख लानत तेरे थे, तेरे अभी नहीं तो सौंदा मेरे मुँह जो गंदी जी गंदा अंडा। वानिया लबो लहजे में किस कदर बेकरारी थी। वानिया सर उठाकर देखा तो दिल ने शिद्दत से खुद के लिए बद्दुआ की। जिंदगी और कितना दुख देगी इसके वजूद की, और कितनी बेहुरमती बेइज्जती होगी। इसका नफ्स, इसकी नस्वानियत, इसका एतमाद आज फिर चकनाचूर हो गया था। इसकी ऐसी बिखरी हालत, ऊपर से सामने बैठा हसन अफरीदी जो इसे बकौर देख रहा था। वानिया ये सब क्या है? किसने किया ये सब तुम्हारे साथ? मुझे बताओ। और ये खून क्यों निकला तुम्हारे होंठों से? इसकी परेशानी फिक्र को माने किसी खातिर में लाई, बल्कि तेरी से पास पड़ी बेड की चादर खींच को खुद को इसमें ढांप लिया। हाउ डियर यू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेडरूम में आने की, यहाँ मेरे बेड पर बैठने की। वानिया ने हसन अफरीदी को बुरी तरह छिड़क दिया। इसने कतई बुरा नहीं माना। वानिया निकल जाओ यहाँ से। वह ज़ियानी सी होगी, बस चलता तो खुद को मार लेती है, सामने बैठे शख्स की आंखें नोच लेती जो इत्तेफाक से अफरीदी की तरह बलोरी थी।
वानिया मेरी बात तो सुनो, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम यहाँ से चले जाओ बस, वरना मैं। इसने मतलाशी निकाल इधर उधर दौड़ाई तो साइड टेबल पर कांच का लैंप रखा था। वानी ने वो शिद्दत तेजी से उठा लिया। मैं तुम्हें ये खींच के मार दूंगी। अगर मुझसे की शिद्दत से वो बिल्कुल पागल हो रही थी, वो ये भी नहीं सोच रही थी कि क्या बोल रही है क्या कर रही है। ओके तुम इस वक्त बहुत गुस्से में, फिर बात करते हैं। हसन अफरीदी खड़ा हो गया। खबरदार जब तुम मेरे सामने आए तो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतने गुस्से से अपना इसे देखा। हसन अफरीदी ने खामोशी की एक नज़र इस पर डाली, फिर आगे बढ़ा, मगर इसके जूतों में वानी की ब्लैक साड़ी अटकी थी, जिसे वो रोनता हुआ आगे बढ़ा और दरवाज़ा अंदर से लॉक करके बाहर निकलता चला गया। इसके जाने के बाद वानी ने लैंप पैड पर फेंका और अपनी बेबसी पर एक बार फिर हिचकियों से रो दी। बड़ा ही लानती है हसन अफरीदी। आज रात रच चुका था। सब यंग पार्टी का फैसला था कि कोई भी अपने रूम में आज नहीं जाएगा। लॉन में ही सबने महफिल संभाल ली थी। अलबत्ता सलजोक अफरीदी के सब घर वाले रिश्तेदार जा चुके थे, सिवाय सलजोक अफरीदी, हुनैन अफरीदी और लारोशो गोलान के। इन्हें इन लोगों ने जाने नहीं दिया। वानी ने तो कमरे से निकलने का इरादे तरक कर दिया। हसन अफरीदी की नज़रों का सामना नहीं कर सकती थी, और जो आज इस पर सबसे बड़ा इंकशाफ इस पर हुआ वो अफरीदी का जिंदा होना था। इसने वानी को बिल्कुल तोड़ फोड़ के रख दिया। रो रो के आंखें सूज गई थी, सर दर्द की शिद्दत से फटा जा रहा था। राबी तो घबरा के रह गई इसको देख करके। इसने रात का खाना भी नहीं खाया था। राबी किचन से जाकर गर्म दूध के साथ पेन किलर लेकर आई। वो खिला के इसे बेड पर लेटा दिया, मगर याले इसके पास और इसकी नाना करते हुए भी इसे अपने साथ ले गई। याबे ने भी मना किया, मगर वो नहीं मानी। तो अभी वो यूं कमरे में अकेले पड़े पड़े और बीमार हो जाएगी, ताज़ी हवा लगेगी तो जल्दी सही होगी। याले हंसते हुए इसका हाथ घसीटते हुए ले जाने लगी। यार याले, मेरी तबीयत वाकई बहुत ख़राब है, चुप की रहो तुम, खाक मजा आएगा तुम्हारे बिना, इसने डपटा। लॉन में फुल वॉल्यूम में चलने वाले सीडी प्लेयर को ऑफ कर दिया गया था। सबके एक तरफा ख्याल था कि सब खुद ही अलग अलग गाना गाएंगे, अब चाहे सुरीला हो या बेसुरा, मगर गाना बहरहाल होगा। जी तो सबसे पहले खूबसूरत सी आवाज़ से शुरुआत करते हैं, और मैंने सुना हसन की आवाज़ बहुत अच्छी है, इसलिए हसन आप ही को अच्छा गीत सुनाए, गुनगुनाए। आरफी ने गिटार हसन अफरीदी को तरफ बढ़ाया। मैं? वो अचानक अवतार पर घबरा गया और आरफिन के बड़े हुए हाथ में गिटार को देखा। जी हाँ आप, आरफिन मुस्कुरा दिया। यार हनी भैया घबरा क्यों रही, ये तो आपके बाएं हाथ का खेल है। बराबर में बैठे हुनैन अफरीदी ने हौले से सरगोशी की। और मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हारी कारस्तानी है। हसन अफरीदी ने एक घूर के उसे देखा। जी बिल्कुल, आप कभी झूठ बोल सकते हैं, ये तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। जी तो हजरात, हनी भैया अपनी सुरीली आवाज़ में इस महफिल को 4 चांद लगाएंगे। तालियां। हुनैन अफरीदी ने बहुत रवानी से कहते हुए तालियां बजानी शुरू की। वहाँ बैठे सब ने तालियां बजाई, सवाए सलजोक अफरीदी के, जिसने बहुत चौंक कर पहले हुनैन अफरीदी को देखा, फिर इस शख्स को जिसे हुनैन अफरीदी ने जज्बात में अपने हनी भैया कहकर पुकारा था। हसन अफरीदी गिटार थाम चुका था। बलोरी आंखें भटकती हुई याले के बराबर में बैठी नज़र को झुकाए वानिया पर ठहर सी गई। वानिया भाभी को बाद में देख लीजिएगा, पहले गाना शुरू करें। हुनैन अफरीदी ने धीरे से कहा। हसन अफरीदी धमकी भरी नज़र इस पर डालकर रह गया। ये सब सलजोक अफरीदी बगौर देख रहा था और उलझन का भी शिकार था। गिटार पर धुन बजना शुरू हो गई। तेरी कसम हमको तेरी यादें जो आती हैं, हमें हर पल सताती हैं। अब तो नहीं लगता हमारा दिल तुम्हारे बिन, अब हर धड़कन रुलाती है। तुम्हारा साथ अगर मिलता, हमारा दिल न यूं जलता कि जल के हमने रातों में तड़प कर बेकरारी में गुजारे हैं वो पल, वो यादें, वो मैं। अरे पहला गाना कसम ले लो मेरे को जो कभी सुने आवे थे। माँ ने नहाए चौंक कर हसन अफरीदी को देखा। ये आवाज़, ये अंदाज़, भला वो कैसे भूल सकती थी। ये आवाज़ तो इसके वजूद में, इसके लहू में एक नस में सरायत करती थी। वो ये आवाज़ जिंदगी की आखिरी सांस तक नहीं भूल सकती थी। वो एक टक टिक टकी बांधे बकौरी से देख रही थी, जिसके हाथ बड़ी महारत से गिटार के तारों पर चल रहे थे। गाना ख़त्म हो चुका था। सबकी तालियों की गूंज से लग रहा था कि आवाज़ के साथ गाना भी बहुत ज़बरदस्त था। हसन अफरीदी ने सबको थैंक्स कहा। वो देखें वानिया भाभी तो अभी तक आपकी आवाज़ के जादू में खोई हुई हैं, कैसे बिना पलक झपकाए आपको ही देखे जा रही हैं। हुनैन अफरीदी के कहने पर हसन अफरीदी ने वानिया को देखा। वो मुस्कुराया भी, मगर वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो इसने अपनी नज़रों का रुख फेर के गिटार वापस आरफिन को थमा दिया। ज़बरदस्त, आरफिन ने खुश होकर तारीफ़ की। थैंक्स। बलोरी आंखों की चमक मज़ीद रोशन होगी। जी तो अब बारी है अपने ज़रमील की। आरफिन ने गिटार ज़रमील के हाथ में थमा दिया। पागल हुआ क्या, मैं क्या गाना गाऊंगा। ज़रमील ने तोपा का रुख अपनी तरफ देखते हुए आरफिन को घूरा। सॉरी, रूल्स एंड रूल्स। और ज़रमील वो गाना गाएंगे जो वो अक्सर वो पेशतर गुनगुनाते। आरफिन ने इसे घेर लिया। ज़रमील ज़रमील। सबने नारे लगाने शुरू कर दिए। ज़रमील ने सबको देखा। ओके ओके, मगर सिर्फ 2 बोल। इसने हार मान ली थी। ज़रमील की उंगलियां गिटार के तारों पर थिरकने लगी। इसकी आंखों में मरी की वो ठंडी रात घूम गई, जो होंठों पर दिल फरेब से मुस्कुराहट रक्स करने लगी। वो बीते दिन याद है, वो पल छिन याद है, गुजारे तेरे संग जो लगा के तुझे अंग, जो वो मस्काना तेरा, वो शर्माना तेरा, दिसंबर का समाओ भीगी भीगी सर्दियाँ, वो मौसम क्या हुआ न जाने कहाँ खो गया बस यादें। वो शायर से भरी सुरमई आंखें इन सबस आंखों का तवाफ कर रही थी, जिस चेहरे पर इसी ठंडी रात की कहानी लिखी गई थी। वो सबस आंखें झुकी हुई थी, घुनेरी पलकों की बाढ़ सरिता रेस थी। ज़मीन ने जाने सा नजरों से उसका झिलमिलाता चेहरा देखा। क्या ख्याल है, दोबारा चले। आरफी ने हौले से कान में सरगोशी की। कि आरफी ने हर पासे टांगड़ आंदा बहुत चाह चढ़िया आंदा।
कहाँ? ज़मील ने सवालिया नज़रों से पूछा। इस्लामाबाद, इसी होटल के इसी बेडरूम में जहाँ से ये कहानी शुरू हुई थी। ज़मील ने घूर कर इसे देखा। अपनी खैर चाहता तो फजूल खोई से परहेज़ करना। आरफी ने कुछ नहीं कहा, बस हंसता ही चला गया। इसकी हंसी पर ज़मील थोड़ा सा झैम गया तो आरफीन को हंसने का और मौका मिल गया। क्या बकवास है, वचन जला के रह गया। यार कसम से आज पहली बार तुझे इस तरह झैमते हुए देख रहा हूँ। इसकी तो हंसी नहीं रुक रही थी। देख, अगर तू चुप नहीं हुआ तो तेरा ये गिटार तेरे सर पर दे मारूंगा। ज़मील ने गिटार ऊपर उठा। अच्छा अच्छा सॉरी, तू तू मेरा ये गिटार दे दे, ये मेरा फेवरेट है। एकदम इसकी हंसी को ब्रेक लगा और इससे संजीदा होकर ज़मील से गिटार ले लिया, मगर हंसी का फवारा फिर से उबल पड़ा। ज़मील वहाँ से उठने लगा कि आरफी ने फिर से सॉरी कहकर इसे वापस बिठा लिया। अब बारी आरफिन की। सिमरन ने कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर सोच लो तुम लोगों को नींद आ जाएगी। बेफिक्र हो, हम सब तुम्हारी बेसुरी आवाज़ के आदी हैं और तुम्हारी तरह हाइट ढीठ है। अरशद ने चुटकुला छोड़ा। अच्छा मैं बेसुरा हूँ, ठीक है, ज़रा तुम भी अपने सुर बिखेर दो इस महफिल में। अब तो बारी फिलहाल तुम्हारी है और वैसे भी मैं अपने 2 बच्चों को संभाल लूँ। अरशद ने अपनी गोद में अपने ट्विंस बच्चों की तरफ इशारा किया। आरफिन फिक्र मत करो, तुम्हारे बाद अरशद की बारी, क्योंकि ये बेसुरों का सरदार है। हसन अफरीदी के कहने पर महफिल ज़ाफ़रान बन गई। आरफी ने मुस्कुराते हुए मकसूम को देखा। इसके दिए हुए सूट में इसकी छवि नराली लग रही थी। वो मुकम्मल हुस्न का शाहकार लग रही थी। इसकी उंगलियां खुद ब खुद गिटार की तारों पर थिरकने लगी। इस खूबसूरत सी धुन ने मकसूम को अपने गिट लपेट लिया। शिराज का ये गीत पूरी महफिल की जान बन गया। खुदा को दिख रहा होगा ना दिल तुझसे जुदा होगा, तेरी तकदीर में मुझको वो अब तो लिख रहा होगा। बाकी के जितने भी मिसरे थे आरफी ने गिटार की धुन पर ही गाए। पूरी महफिल इसकी धुन के शहर में जैसे खो सी गई थी। मकसूम भी इसी धुन में खो गई। आज इसका दर्द जैसे चीख चीख कर अपने होने का एहसास दिला रहा था। ज़मील ने बगौर आरफिन को देखा। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इसने अपने दिल का दर्द अपने इस गीत में आ किया हो। इसने मकसूम को देखा जिसकी निगाहें झुकी हुई थी, मगर ऐसा लगा जैसे इनसे कांच में नमी सी भर गई हो। इसका मतलब मामला ठीक नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। ज़मील ने खुद से कहा, मगर साथ बैठे सलजोक अफरीदी की तेज समाज से महफूज नहीं रह सका। एक होते ना साप वगैरह पतले काना सलजोक अफरीदी दे, कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा। आरफिन जैसा स्टोन मैन बहुत बड़े दुख से गुजरा, हम इसकी क्या मदद कर सकते हैं? ज़मील ने अफसुर्दा नज़रों से आरफिन को देखा। यार ये इसका पर्सनल अफेयर, हम क्या मदद करें? वो पुरसोच नज़रों से देख कर रह गया। आरफिन सबको मुस्कुरा मुस्कुरा के तारीफ़ें समेट रहा था। सबसे नज़र होती हुई जब नज़र ज़मील पर पड़ी तो होंठों की मुस्कुराहट होंठों की तराश में दम तोड़ गई। ज़मील की संजीदा सूरत देख कर वो समझ सकता था कि ज़मील से कितना जानता। आरफिन, ज़मील ने संजीदगी से पुकारा। मैं तुझे बचपन से जानता हूँ, तू क्यों खुश होता है और किस बात पर उदास? तेरी ज़िंदगी के सारे औराक मेरे सामने, जानता हूँ मैं। तूने मकसूम को मनाने की कोशिश नहीं की? तुझे पता ही लड़कियां बहुत नाजुक होती हैं, इनका दिल बहुत हसास होता है, ज़रा सी ठेस लगने से चकनाचूर होकर बिखर जाता है। इसकी नज़र मकसूम के चेहरे में उलझी हुई थी। मगर जब इन्हें प्यार से अपनी तरफ करो तो फिर ये तुम्हारे गुण गाती है, ना सिर्फ बल्कि अपना सब कुछ तुम पर निछावर भी कर देती है। ज़मील ने इशारे में से बहुत कुछ समझा दिया था और आरफिन इतना नासमझ नहीं था, कोई इसका इशारा नहीं समझ पाता। आरफिन बेग बिजनेस टाइकॉन, हर फील्ड में कामयाब, आला अहदे पर फाइज, फिर अपनी अज़वाजी ज़िंदगी में नाकाम क्यों? सलजोक अफरीदी को बहुत दुख हुआ था आरफिन पर। वो अंदर से कितना अकेला और तनहा था। मैं ज़बरदस्ती पर यकीन नहीं करता, मगर इसे मेरी कमज़ोरी भी मत समझना। मकसूम को हासिल करने में मुझे कोई मुश्किल नहीं, मगर ज़ोर ज़बरदस्ती करके इसका एतमाद, इसका भरम नहीं तोड़ना चाहता था। इसके अना इसकी नस्वानियत को ठेस पहुँचा कर इसे रेजा रेजा नहीं करना चाहता था। यार ये तो कोई बात नहीं, मकसूम तेरी बीवी है, तूने इसकी इतनी मदद की तो इसे बात तो करके देख। यूँ अकेला और तनहा रहकर कब तक इसकी पेशकदमी का इंतज़ार करेगा? ज़मील ज़िच हो गया था। अजीब ही लगी थी इसकी लॉजिक। तो क्या हुआ, अगर मदद की तो मेरी बीवी है, मेरी इज्जत, मेरी गैरत, और मैं इसे इसका मुआवजा वसूल करके इसे इसी की नज़रों में भी तो नहीं गिरा सकता ना। आरफीन हौले से मुस्कुरा दिया। ज़मील के चेहरे पर गुस्से की लाली सी छलकने लगी। हद है भाई, ज़िंदगी ऐसी है अपनी, अलग अलग मस्जिद बना के काट दोगे। ज़मील, सलजोक अफरीदी ने आहिस्ता से इसके कंधे पर हाथ रखा। कूल डाउन, अगर आरफीन कुछ कह रहा है या सोच रहा तो यकीनन इसकी में कोई वजह होगी, मगर यार सलजोक ये गलत है। छोड़ ना यार, क्यों महफिल ख़राब करना चाहता है? सलजोक अफरीदी ने इसको पुरसुकून करना चाहा। आरफीन हौले से हंस दिया। अब समझ में आया कि याले क्यों तेरे इश्क में मुब्तला है। ओ भाई मेरे, अब तो गुस्सा छोड़ दे, बकवास करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। ज़मील थोड़ा सा खफीफ हो गया। आरफीन की बात का मतलब अच्छी तरह समझ सकता था। देख ज़रा, माइयो तेरी और शर्मा ये रहा है। आरफीन ने जान के छेड़ा, बहुत आसानी से अपनी तरफ से रुख मोड़ दिया था। अगर आप लोगों की मीटिंग ख़त्म होगी तो गिटार सलजोक भैया को थमा दीजिए। हुनैरा अफरीदी ने ज़ोर से हाँक लगाई। तीनों ने एक साथ हुनैरा अफरीदी को देखा। मुझे? मगर वो क्यों? वो इसलिए कि आपकी माई और आप ही को गाना ना गाए तो मज़ा क्या कुछ खा खाएगा? याले ने भी वहीं से बैठे बैठे एंजॉय किया। बहना मेरे लिए कोई मसला नहीं, मगर मेरी आवाज़ वाकई में इतनी अच्छी नहीं है। हम जानते हैं कि आवाज़ बाथरूम में गाने वाली है, मगर हम क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, बर्दाश्त कर लेंगे। अरशद ने छेड़छाड़ में हिस्सा लिया। सलजोक अफरीदी ने अरशद को घूरा। तो फिक्र मत कर, हम अरशद को भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जितनी बेसुरी आवाज़ तेरी है इससे कई ज़रा फटा ढोल अरशद है। ज़मील ने सलजोक अफरीदी के हाथ में गिटार थमाया। ये तो मेरा साथ दे रहा है या मेरी बेइज्जती कर रहा है? सलजोक अफरीदी ने दांतों को भींच कर ज़मील को देखा। मेरा ख्याल है दोनों, आरफीन ने कहा। ठीक है, देख लूँगा तुम दोनों को। सलजोक सलजोक, सबके नारे लगना शुरू हो गए थे। ऑल राइट, अब क्या कर सकता हूँ कि तुम लोगों को जब अपने सर में दर्द करने का बहुत शौक है तो।
डोंट वरी, 2 गोली डिस्प्रिन। अरशद के कहने पर सलजोक अफरीदी मुस्कुरा दे, फिर गिटार संभाल कर मतलाशी नजर इधर उधर दौड़ाई। मिलाकर वो परिवशी से मिली गई जो याले के पीछे छिपने की नाकाम कोशिश करी थी। वो शायद भागने की कोशिश करी थी, मगर याले ने इसका हाथ पकड़ रखा था। याले की बच्ची, हाथ छोड़ दे वरना मार खाएगी। चुपकी बैठी रहो, कभी कभी तो ऐसा मौका मिलता हो तो फिक्र मत कर। ज़्यादा भारी नेक वसूल करने का नादर मौका कभी कभी हाथ नहीं आएगा। बहुत चहक रहे थे ना कि हमारे यहाँ माइयों में नहीं, बरात और वलीमे में नेक दिया जाता, तो देख छोड़ूंगी नहीं मैं इन्हें। हीरा घूरने के सिवा कुछ नहीं कर सकी। ये बात है तो याले आपी, मैं भी आपके साथ हूँ। लारोशा गुलान ने हीरा का दूसरा हाथ पकड़ लिया। ये तुम हमारी तरफ से या इनकी तरफ से? याले ने लारोशा गुलान को छंबे से देखा। मैं दोनों तरफ से। रुखसती के वक्त मैं वहाँ होंगी ना, सुलझोक भैया को अंदर जाने नहीं दूंगी। वेरी गुड, ये हमारी देवरानी प्लस दोस्त है। हीरो ने लारोशा गुलान को एक चुटकी भरी। अरे हाँ लारोश, तुम कितनी तेज़ हो, हमें हवा तक नहीं लगने दी कि हीरा के देवर से तुम्हारा निकाह पहले हो चुका है। और हम समझते रहे कि रोज़ रोज़ हुनैन साहब अपनी भाभी से मिलने आते हैं। वो तो बाद में पता चला कि दिन में 10 चक्कर लारोश के लिए लगते हैं। हीरा ने भी रगेदा। भाई बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी के लिए रखो। अभी तो सुजोक भाई हीरा भाभी के लिए गाना सुनाने वाले हैं। लारोश और गोला ने जल्दी से दोनों की तवज्जो अपनी सिम से हटाकर सलजोक अफरीदी की सिम लगाई, जो गिटार पर धुन बजाने लगा था। बहुत चलाक हो तुम्हें बाद में देखती हूँ, पहले ज़रा इन दोनों से निपट लो। याले ने हल्के से लारोशो गुलान के बाजू पर चप्पत लगाई। लारोशो गुलान होठों को दांतों में दबाए मुस्कुरा दी। सलजोक अफरीदी ने गाना शुरू किया। आपसे मिलकर हम कुछ बदल से गए, शेर पढ़ने लगे, गुनगुनाने लगे। पहले मशहूर थी अपनी संजीदगी, अब तो जब देखे मुस्कुराने लगे। और बस खुदा के वास्ते बस कर, वरना नुसरत फतेह अली खान साहब की रूह यहाँ आकर यही गिटार तेरे सर पर दे मारेगी। अरशद ज़ोर से चीखा था। सबकी ज़ोरदार हंसी ने सलजोक अफरीदी को कुछ खफीफ सा कर दिया। ओ भाई प्लीज़ मुझे मेरा गिटार दे दे, मैं तो तुझे देख देख कर डरा था कि कहीं तार वार ना टूट जाए। आरफी ने संजीदगी की एक्टिंग करते हुए सलजोक अफरीदी के हाथ से गिटार ले लिया और उसे चेक करने लगा। मेरे यार लंदन से मंगवाया भी कुछ माह पहले, बहुत नज़ाकत से चलाते थे, मगर तू तो इस तरह चला रहा है जैसे बॉर्डर पर रिवॉल्वर चला रहा हो। सलजोक तुम्हारी आवाज़ तुम्हारे बाथरूम तक की ठीक है। ये हसन था जिसने रैना अफरीदी के हाथ पर हाथ मारकर हंसते हुए कहा। सलजोक अल्लाह का वास्ता यार, मेरी बहन पर रहम करना, कभी इसके सामने गाना गाने मत बैठ जाना। वो तो वैसे बहुत डरपोक है, या तो रोने लगेगी या फिर बेहोश हो जाएगी। जरमील भी खूब छेड़छाड़ कर रहा था। सलजोक भाई आप कैप्टन के ओहदे पर परफेक्ट है, कभी सिंगर बनने का सोचेगा भी मत। हम तो डरे खुदा ना ख्वास्ता कहीं आसमान से बिजली ना गिर जाए। याले ने मजाक करते हुए सलजोक अफरीदी को देखा। हर कोई अपने कमेंट्स दे रहा था, मगर सलजोक अफरीदी के माथे पर मामूली से भी शिकन नहीं आई। वो किसी की बात का भी बुरा नहीं मना रहा था। हाँ तो किसने कहा था मुझसे गाना गाने की फरमाइश करो? मैं तो मना कर रहा था। हमें इतना अंदाज़ा नहीं था कि हमारे सर में दर्द हो जाएगा। अब कोई खवातीन में से एक जाए और सबके लिए अच्छी सी चाय बना कर लाए। आरफिन पुरमज़ा लहजे में कहते हुए जरमील को एक आंख दबाते हुए सलजोक अफरीदी को देखने लगा, मगर साथ ही अपने दर्द सर की दहाई भी दी थी। और ਜਿਹੜੇ ਐਨ टाइम ਤੇ महफिल के टाइम ਤੇ किसी ਨੂੰ खाना पीना याद आंदा ना, दिल का तो चढ़ना मारा फड़ के। मैं लेकर आती हूँ सबके लिए चाय। लारोशा गुलान अपनी जगह से उठी। लारोशा गुलान मेरे लिए कुछ खाने को भी लेती है ना? सलजोक भैया के गाने सुनकर मेरे पेट के चूहे भी ब्रेक डांस करने लगे। हुनैन अफरीदी ने हाँक लगाई। लारोशा गुलान ने पलट कर हुनैन अफरीदी को घूर कर देखा। सबसे पहले अपने खाने की फिक्र हो जाती है, अभी तो इतना खाया। वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाई थी और इसकी बड़बड़ाहट से मीरा ने सुनी रोहाले से हंस दी। तुम एक काम करो, फ्रिज में चिकन के कबाब रखे हैं, सबको माइक्रोवेव में गर्म करके ले आओ। लारोशा गुलान ने सिमरन की शर्मिंदगी भरी नज़रों से देखा। कोई बात नहीं, जब पता है वो खाने पीने का शौकीन है तो घबराते नहीं। सॉरी सिमरन आपी। इट्स ओके, जाओ जल्दी से ले आओ। वो धीमी सी मुस्कुराहट लिए बोली। ये बात भी हकीकत है कि मैं सलजोक के गिटार बजाने से डर गया था। सलजोक ने सुर सब एक साथ ही मिला दिया था। हसन अफरीदी ने फिर से छेड़ा। खुद को बहुत तानसीन के भतीजे समझ रहे हो ना? ज़रा यार हसन को गिटार तो दो। अब की बार सलजोक अफरीदी चुप नहीं रहा। सलजोक भैया ये ठीक बोल रहे हैं, इन्हें सुर की बहुत समझ है। अमेरिका से बाकायदा क्लासिकल कोर्स करके आए हैं, आप इन्हें हल्का मत समझिए। हुनैन अफरीदी के इंकशाफ पर सबने हैरत से हसन अफरीदी को देखा, मगर वानी और सलजोक अफरीदी बाहर थे जिन्होंने नहायत चौंक कर इसे देखा। तुम्हें हसन के बारे में बहुत जानकारी है? सलजोक अफरीदी ने हुनैन अफरीदी को देखते हुए हसन अफरीदी को पहचानती नज़रों से जांचा। हुनैन अफरीदी गड़बड़ा के रह गया। कहीं वो ज़्यादा बोलने के चक्कर में कुछ सच्चाई तो नहीं उगल गया? हाँ तो तुम्हें नहीं पता, पूरा पूरा वक्त ही यहीं पाया जाता है। जमील के इंकशाफ पर इसने तफ्तीशी नज़रों से हुनैन अफरीदी को देखा। सलजोक अफरीदी के इस तरह देखने पर वो बगले झाँकने लगा। इधर लड़कियों के बीच बैठी वानिया, जिसकी नज़र हसन अफरीदी पर ही थी। कुछ भी तो फ़र्क नहीं था अफरीदी और हसन की बॉडी में, सवाई इस चेहरे के। यहाँ तक कि इसकी बलोरी आंखें भी अफरीदी की तरह थी। कुछ ऐसा था जो बार बार दिल कुछ कहना चाहता था, मगर इसकी समझ में कुछ आ रहा था। अफरीदी ने भी तो अमेरिका से क्लासिकल का कोर्स किया था। वो सब खामोशी से देखते हुए सोच रही थी, ये खबर तो ज़बरदस्त है, तो फिर हसन एक और गाना हो जाए। आरफी ने गिटार इसको थमा दी, जो हसन अफरीदी ने मुस्कुराते हुए थाम लिया। इस तरह लारोशा गुलान गरम गरम चाय के साथ कबाब भी लिए और इसी ट्रे में एक कांच के छोटे प्याले में मायनीज और केचप रखा था, जिसने हुनैन अफरीदी के आगे रख दी। ये होती हैं सुगड़ बीवियाँ। जी हाँ, मैं जानती हूँ कि आपसे ज़रा यहाँ कोई चटोरा नहीं है। इससे पहले कि आप मुझे ये लेने दोबारा दौड़ाते, मैं खुद ही ले आई। इसने तब पर कहा। थैंक्स। हुनैन अफरीदी ठहराई से अंसार कबाब को मायनीज और केचप से लगाए खाने शुरू कर दिया। हनी भैया आप गाना गाना तो शुरू करें। क्यों, तुम अपने हनी भैया को कबाब नहीं खिलाओगे?
सलजोक अफरीदी बला की समात रखता था और इस वक्त तो वैसे भी इसका पूरा वजूद हुनैन अफरीदी और हसन अफरीदी के लिए समात बना हुआ था। हुनैन अफरीदी ने हाथ चौंक कर सलजोक अफरीदी को देखा। सब चाय पीने में लगे हुए थे, किसी ने इनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। यार हसन शुरू करो, अरशद ने चाय का एक सिप लेते हुए कहा। हसन अफरीदी ने एक बार फिर गिटार संभाली और जो धुन बजा रहा था आरफिन समझ गया, क्योंकि ये गाना इसका भी फेवरेट ही था। मेरी किस्मत के हर एक पन्ने पे, मेरे जीते जी बाद मरने के, मेरे हर एक कल हर लम्हे में, तू लिख दे मेरा उससे। या पहला गाना पूरा होने तक जो नवी ने गाया जो मैं सुनया आया। जहाँ आरफी ने मुस्कुरा के विक्ट्री का निशान बना, वही शक की घंटियाँ फिर से बजना शुरू हो गया। आहिस्ता आहिस्ता इसके शक और यकीन की जुबान मिल गई थी। माँ ने अपने शक और यकीन को साबित करना चाहती थी, इसका सिर्फ अब एक ही हल था। सब हसन अफरीदी की खूबसूरत आवाज़ में खोए हुए थे, मगर एक और शख्स था जो बगौर हसन अफरीदी को देख रहा था। वो था सलजोक अफरीदी। इसकी बिलोरी आंखें हुनैन अफरीदी की बिलोरी आंखें एक जैसी थी। हुनैन अफरीदी का हसन अफरीदी से यूं बेतकल्लुफ़ होकर बात करना इसका माटा ठटका था। माने चुपके से याले के बराबर से उठी, बिना वक्त जाए कि वह अंदर की तरफ पड़ी। हसन अफरीदी की आवाज़ पूरे लॉन में गूंज रही थी। तो मारा दो कर लेना होर का लंदा। मानी ने इसके बेडरूम में कदम रखा, स्विच बोर्ड पर हाथ मार के सारे बटन ऑन कर दिए। पूरा कमरे की हर एक चेयर रोशनी में नहा गई। पूरे बेडरूम में इसने एक तायराना नजर आ रही जहाजी साइज बेड था। इसके सामने 3 डोर अलमारी थी, एक बड़ी सी कांच की टेबल जिस पर इसके ऑफिस के कुछ कागजात फाइल्स वगैरह रखी थी, द बेस कारपेट जिसके अंदर इसका आधा पैर धंस गया था, ऑफ वाइट कर्टन जिस बेडरूम की खूबसूरती को मजीद बढ़ा रहे थे। इसने एक सांस ली और सबसे पहले कांच की टेबल की सिमट पड़ी। वहाँ रखे हर कागज़ को इसने देखना शुरू किया। जल्दी जल्दी जो काम किए नहीं थे वो इसके नीचे कारपेट पर फेंकती चली गई। अब वारी थी वार्डरोब की। तीनों पट एक साथ खोले, एक एक शर्ट, टी शर्ट, जीन्स, हैंगर सब इसने निकाल कर साइड में फेंकने शुरू कर दिए। बात जो सेट के न करने बीबी। सारी दराजें खोली, एक दराज में से एल्बम रखी थी। ब्लू वेलवेट की कवर वाली वो एल्बम इसने निकाली। एल्बम खोली जहाँ फ्रंट पर इसी की तस्वीर चस्पा थी। वो आगे बढ़ी, हर तस्वीर को देखती चली गई। सारे राज अफशा होते चले गए। एक तस्वीर में अफरीदी और पानिया थी, ये जबकि तस्वीर थी जब अफरीदी ने ज़बरदस्ती से निकाह किया था। एक तस्वीर इसमें वो अरशद के साथ भी खड़ा था, तो हसन ही अफरीदी है। दिल को ज़बरदस्त धक्का लगा, शॉक लगा था। शक की यकीन की सारी गिरें खुद ब खुद खुलती चली गई। इसके हाथ से एल्बम गिर गया। दूसरी दराज खोली तो वहाँ से इसका वॉलेट देखा रखा था। पानी ने वॉलेट वो उठा लिया, इसे खोला, इसमें सारे पैसे रखे थे, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड्स और 2 NIC कार्ड थे, एक नया और एक पुराना। इसने सारी चीज़ें समेत वॉलेट वहीं फेंक कर दोनों NIC कार्ड हाथों में लेकर बगौर दोनों को पड़ा। कुछ फ़र्क नहीं था सवाए इस चेहरे के। एक कार्ड और भी मिला जिस पर मोबाइल नंबर लिखा था। जेन पर जोर डाला तो ये वो नंबर था जिस पर नूरी बार बार फ़ोन करती थी और जब वानिया वहाँ जाती तो फ़ौरन लाइन भी काट दिया करती। इससे नूरी पर शक सा हो गया था जिसका इसने इजहार भी कर दिया। इसी शक को यकीन में बदलने के लिए इसने नूरी का चुपके से मोबाइल से सिम कार्ड निकाल कर कोई और लगा दिया। ए खुदा, ए खुदा, जब बना उसका ही बना। उन्हें तो कोई खिड़की जो फ्लाइंग छित्तर मारे नू। वानिया की आंखें भीगने लगी। गम की शिद्दत से इसका चेहरा सुर्ख हो गया। दिल चाहे खुदकुशी कर ले। हसन अफरीदी की आवाज़ अभी भी कानों के पर्दे फाड़ रही थी। वो चलती हुई लॉन की तरफ खुलने वाली दरवाजे की जानी पड़ी और दरवाज़ा खोला, रेलिंग के पास आ खड़ी भी हसन अफरीदी को देखने लगी। आरफी ने हसन अफरीदी से गिटार मांगा और रिक्वेस्ट की कि इसका आखिरी मसरा वो भी गाए, क्योंकि गाना इसका भी फेवरेट है। मेरी किस्मत के हर एक पन्ने पे, मेरे जीते जी बाद मरने के, मेरे हर एक पल हर एक लम्हे में, तू लिख दे मेरा उससे। ए खुदा, ए खुदा, जब बना उसका ही बना। आरफी ने मुकारा म्यूजिक की धुन पर गुनगुनाया था। सिर्फ इसकी उंगलियां चल रही थी, आंखें और होंठ बिल्कुल चुप थे। वानिया तो सिम नूरी के मोबाइल से निकाल कर अपने मोबाइल में लगा रही थी। कभी मौका ही नहीं मिला कि इसे इस्तेमाल करे, ना ही कभी इस पर किसी की कॉल आई। मगर आज शायद वक्त आ गया था इस सिम को इस्तेमाल करने का। वानिया ने वो नंबर डायल किया, बैल जा रही थी। हसन अफरीदी ने अपना मोबाइल देखा, वहाँ नूरी का नंबर स्क्रीन पर जगमगा रहा था। इसने चंपा होकर वो नंबर देखा। इसने मुझे क्यों फ़ोन किया? वो सिर्फ सोच कर रह गया। बलोरी आंखों में सवाल डोल रहा था। वो बलोरी आंखें महफिल में वानी को तलाश कर रही थी, मगर वो यहाँ थी ही नहीं। इसने एक सर सांस लिया और मोबाइल फिर देखा जहाँ अभी भी कॉल आ रही थी। इसने फ़ोन ऑन करके कान से लगा लिया। हाँ नूरी बोलो, कैसे फ़ोन किया? लबो लहजे में बहुत बेजारी थी, मगर वहाँ से कुछ नहीं बोला गया, बल्कि लाइन कट कर दी गई। हसन अफरीदी ने मोबाइल कान से हटाकर अजीब नज़रों से फ़ोन को देखा। वानी ने नमी भरी नज़रों से देखा। वेल्डन यार, बहुत ज़बरदस्त आवाज़ पाई है तुमने। सलजोक अफरीदी ने दिल खोल कर दाद दी, बल्कि खुशी मुसाफे के लिए हाथ भी बढ़ाया जिसने मुस्कुरा के थाम लिया। आखिर भैयू किसके हैं? हुनैन अफरीदी की ज़ुबान फिर फिसली थी। सलजोक अफरीदी ने फिर चौंक कर इसे देखा। इसने एक बात और नोट की कि हुनैन अफरीदी की तरह हसन अफरीदी की भी आंखें बलोरी थी। तो पहले भी नोट कर ली थी।
मोबाइल पर फिर से नूरी का फ़ोन आने लगा। हुनैन अफरीदी ने हसन अफरीदी का फ़ोन देखा, बेल बज रही थी, मगर फ़ोन नहीं उठा रहा था। वानिया पर नज़र हुनैन अफरीदी की पड़ी, वो भी अचानक। वह हसन अफरीदी से कुछ कहने वाला था कि बिल्कुल सामने हसन अफरीदी के बेडरूम में खुलने वाली बालकनी में वानिया कान से मोबाइल लगा हसन अफरीदी को देख रही थी। हनी भैया, हुनैन अफरीदी ने धीरे से पुकारा। हसन अफरीदी ने इसे देखा। इधर देखे। हुनैन अफरीदी की नज़रों के ताक़ब में हसन अफरीदी ने उधर देखा। वानिया इसे डुबडुबाई आंखों से देख रही थी। ओह शिट। वानिया ने हसन अफरीदी की इस तरफ देखने पर सर को नफ़ी में इधर उधर हिलाया। हसन अफरीदी तेरी से अपनी जगह से खड़ा हुआ। हसन अफरीदी तेरी से अंदर की सिमट पड़ा था। कहाँ जा रहे हो? अरशद ने इसको जल्दबाजी नोट की। कहीं नहीं, बस अभी आता हूँ। वो फिर रुका नहीं था। या अल्लाह, इन दोनों के बीच सब कुछ सही हो जाए। हुनैन अफरीदी के धीरे से बोलने पर सलजोक अफरीदी ने फिर इसे चौंक कर देखा और फिर अंदर बढ़ते हसन अफरीदी को देखा। हसन अफरीदी देरी से तकरीबन भागता हुआ 2-3 सीढ़ियाँ एक साथ फलांगता हुआ अपने बेडरूम में पहुंचा। तो इसका सोचना दुरुस्त था। वानिया इसके आने से पहले भागने के लिए पट तोड़ रही थी। हसन अफरीदी दरवाज़ा खोलकर जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, वानिया तेरी से पीछे हटी। हसन अफरीदी ने अपना इस कदर फैला हुआ बेडरूम देखा जैसा एक भौंचाल सा आ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आंधी तूफान यहाँ से आकर गुजरा। इसके बेडरूम की ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो अपनी जगह पर मौजूद हो। टेबल से इसकी सारी ज़रूरी फाइल्स कागजात नीचे कारपेट पर बिखरे हुए थे। वार्डरोब से सारे तयशुदा कपड़े हैंगर में लटके इसकी शर्ट एंड टी शर्ट सब नीचे बेदर्दी से फेंके गए थे। वहीं पर इसकी एल्बम भी खुली पड़ी थी। इसके कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, एटीएम कार्ड, शनाख्ती कार्ड, इसमें रखे बहुत से पैसे, सबके सब वहीं दबे इस कारपेट पर उल्टे सीधे पड़े थे। और जिसने ये सब किया था वो दुश्मन जहाँ नाइत खौफजदगी से किसी खौफजदा चिड़िया की तरह सहम कर इसे देख रही थी। मानी की रंगत सफ़ेद पड़ने लगी। वो कैसे भूल गई कि हसन अफरीदी सफाई के मामले में किस कदर पोजेसिव है। इसे मामूली से भी कमरे के किसी शय पर धूल पसंद नहीं, इसको फैला हुआ कमरा नहीं पसंद। वो सभी से बहुत पहले पावर करा चुका था। मगर हसन अफरीदी के चेहरे पर मामूली सा भी गुस्से का शायबा तक नहीं था। वो इसको मजीद खौफजदा और हरासा करके मजीद खुद का नुकसान ही करना चाहता था। हसन अफरीदी ने बगौर इसका भीगा चेहरा देखा। लाख लानत तेरे थे, मजीद को नहीं करना चाहता सी चवल वगैरह जी। इतना बड़ा धोखा। तेरा खौफ की वजह से इसे बोला भी नहीं जा रहा था। वानी, मेरी बात सुनो। हसन अफरीदी इसकी तरफ बढ़ा। खबरदार मेरे करीब मत आइएगा। आपने मेरी ज़िंदगी को मजाक बना दिया। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। इन नैन कटोरों से मुसलसल आंसू बह रहे थे जिनसे हसन अफरीदी को बहुत तकलीफ हो रही थी। रोवाण वाले ने भी तकलीफें होने लग गई। वानिया के डर खौफ में थोड़ी सी हिम्मत पैदा हुई। वानिया जान, मुझे अपनी सफाई में कुछ बोलने तो दो। वो एक ही कदम इस तक पहुंचा, नरमी से कहते हुए इसके दोनों हाथ थाम लिए। खामोश हो जाए, नहीं सुननी मुझे आपकी कोई भी बात, और ना ही मुझे आप इन बेहुदा लफ्ज़ों से पुकारे। वानिया नहायत बेदर्दी से इसके दोनों हाथों को झटक दिया और मजीद इससे दूर हटी। ओके, मगर तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। वानिया इस वक्त जख्मी हिरनी बनी हुई थी। ना तो हसन अफरीदी को कुछ कहने दे रही थी और ना ही अपने करीब आने दे रही थी। वो झंझला गया। वानिया स्टॉप इट। मिलाकर हसन अफरीदी के चेहरे पर गुस्सा ही दारी आया। वानिया एकदम सब धोना धोना भूलकर साग तो जामद होगी। वो कैसे भूल गई कि सामने अफरीदी खड़ा है जिसके साय से वो आज भी खौफजदा थी, खासकर इन बलोरी आंखों से जिनमें इसने हमेशा से सुर्ख डोरे गुस्से की चिंगारी ले देखे थे। इसकी जुबान तालू से जा चिपकी, सांसें थम सी, दिल की धड़कनें धड़कना बंद हो गई थी। आंखों की अंधेरा सा छाने लगा, होशो हवास खोने लगे। अक्लों खुद के सारे दरवाजे बंद हो गए। वो लड़खड़ा के गिरी जाती अगर बर वक्त हसन अफरीदी ने से देरी से आगे बढ़कर इसे अपनी आहनी मजबूत बाहों में थाम ना लिया होता। ओह माई गॉड। अब घबराने की बारी इसकी थी। इसने वानी के फूल जैसे वजूद को अपने चौड़े मजबूत बाजू में उठा लिया और चलता हुआ अपने जहाजी साइज बेड पर लटा दिया और खुद इसके पास इसके करीब ही बैठ गया। इसे खुद पर जितना गुस्सा आता कम था। वो अच्छी तरह जानता था कि वानी इसके साय से भी किस कदर खौफजदा। और वो रात भूला वो कैसे भूल सकता था जो वानी के डर और खौफ के ताबूत में आखिरी कील थी। वो आराम से इस पर झुका। वानी, वानिया। हसन अफरीदी ने इसके रुखसार पर अपनी हथेली फेरी। वानी ने इतनी ज़ोर से आंखें मीच रखी थी जैसे अब कभी नहीं खोलेगी। हसन अफरीदी ने बगौर इसका चेहरा देखा। इस चेहरे से बारहा इसने शदीद नफरत की थी। हालांकि चेहरा शैला अफरीदी से कितना शबाहत रखता था। रेहान शेख ने जो कुछ किया इससे कहीं ज़्यादा हिसाब वो इस वजूद से सूद समेत वसूल कर चुका था कि इसके जिस्म के साथ साथ रूह भी घायल हो गई थी। इसका रवा ज़ख्मी हो गया था। इसका नफ्स, इसकी नस्वानियत, इसका एतमाद अनाज सब कांच के टुकड़ों की तरह रेजा रेजा होकर बिखर गया था। मगर जो भी किया, जैसा भी सलूक बरता हो, इसने वानी के साथ किया, ये भी हकीकत थी कि इसे बेपनाह प्यार करता था। इसके वजूद के बगैर रह नहीं सकता था। इसका प्यार, इसकी मोहब्बत पाने के लिए इश्क में जुनून में कब बदला वो नहीं जानता। वो बगौर इसका एक एक नक्श तकने लगा और निगाह भटकती हुई इसकी साफ शफाफ सराहीदार गर्दन के बीच में पड़े दिल पर ठहर गई। वो खुद को अपनी बेकरारी को रोक नहीं सका था। देर अपने जज्बात पर बंद नहीं बांध सका। वो झुकता चला गया और इसकी साफ शफाफ सराहीदार गर्दन पर अपने इश्क व जुनून की मोहर सबत करता चला गया। वानी की आंख किसी एहसास के तहत खुली थी। पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, मगर सोते मंजमंद एहसाब जागे तो महसूस हुआ कि हसन अफरीदी इस पर झुका हुआ है। खुद पर झुके हसन अफरीदी के दोनों चौड़े कंधों पर हाथ रख के पूरी ताकत से इसने इसको अलग किया और तेजी से उठी। दूसरी साइड से भागने लगी कि हसन अफरीदी ने इसे ज़्यादा तेज़ी से वानिया का बाजू थाम कर अपनी सिमत खींचा कि वो मुकम्मल इसके हसार में कैद होकर रहेगी। वानी के चेहरे पर खौफ और डर वाज़ेह पड़ा जा सकता था।
इस तरह अगर मुझसे डरती रहोगी तो मेरी बात कैसे सुनोगी? इसने अपनी चमकती हुई बिलोरी आंखें वानी की सहमी सहमी आंखों में डाली। मुझे कुछ नहीं सुनना, आप मुझे जाने दें। इन सहमी सहमी खौफजदा आंखों से चंद मोती टूटने लगे और इससे पहले कि अपना असल खोते हसन अफरीदी ने झुककर इसकी पलकों पर अपने लब रख दिए थे। अब मत रोना। वानिया की आंखें हसन अफरीदी की जसारत पर फटी की फटी रह गई। तो वो जानी की थी कि अब किसी किस्म की कोई मजामत करना बेकार है। इसने फिर ऐसी कोशिश नहीं की, खामोशी से इसकी बात सुनने में ही भलाई थी। हसन अफरीदी को जब यकीन हो गया कि वानिया इसकी बात सुनने को राजी होगी तो इसने अपनी गिरफ्त की हसार से इसे आज़ाद कर दिया, मगर इसका नाजुक हाथ हमज इसकी मजबूत मुट्ठी में कैद था। तुम्हारे जाने के बाद शैला पप्पो ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। जब मैंने इन्हें बताया कि मैंने आपका बदला रेहान शेख की बेटी से ले लिया तो इनकी आंखें जो एक अरसे से खुश थी पत्थर आ गई थी। जाने कहाँ से इन आंखों में एक समंदर आ ठहरा जो मजबूत बंद तोड़कर इन्हें मेरी तुमसे शदीद नफरत भी अपने साथ बहा ले गया। वो हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गई, मुझे तनहा अकेला करके। इन बलोरी आंखों में दर्द एक कर था, बहुत गहरा जुदाई का दुख था। माने ने हसन अफरीदी के चेहरे पर लिखी तकलीफ़ों को गौर देखा था। इन आंखों में वो चेहरा भी छप से आ रुका जो इसने हसन अफरीदी के घर पर बिस्तर पर देखा था। मैं अपनी शैला पप्पो से बचपन से बहुत मोहब्बत करता था, इनसे अटैच था। इनका इतना बड़ा दुख मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। 10 साल की उम्र से मैंने तहैया कर लिया कि मेरी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, रेहान शेख के हर तरह से बर्बादी। मैं अपने मजबूत इरादे और मकसद में कामयाब भी हो गया था। तुमसे शदीद नफरत करते करते कब तुम मेरे अंदर मोहब्बत की जड़ें फैला गई, मुझे पता ही नहीं चला। इसने मोहब्बत और चाहत से वानिया को देखा। वानिया जब गौर इसका चेहरा देख रही थी, इसकी चाहत भरी नज़रों से देखने पर बुरी तरह झमक गया। ऐसे पलकों की बाढ़ लरस के रह गई। इस दिन मैं तुम्हारे पास वापस आ रहा था तुम्हें लेने के लिए। रेहान शेख ने जो कुछ शैला पप्पो के साथ किया इसका दर्द इन्होंने पा लिया था। जो कुछ इन्होंने शैला पप्पो को दिया इससे कई ज़्यादा तकलीफ नुकसान इन्हें मिल चुका था। मुझे अपने हैंडशेक से कोई सरोकार कोई मतलब नहीं था। मैंने तुमसे निकाह किया था, तुम मेरी बीवी थी, इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें लेकर हमेशा के लिए यहाँ से इस मुल्क को छोड़ के चला जाऊँगा, जहाँ सिर्फ मैं और तुम अपनी अलग दुनिया बसा के रहेंगे, जहाँ दुख और दर्द का मामूली सा भी साया हमको छू न सके। मगर वो हादसा इस हादसे ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। मैं जिस गाड़ी में था इस गाड़ी में पहले से बम लगा दिया गया जिसका रिमोट कंट्रोल रेहान शेख के हाथ में था। रेहान शेख ने बटन दबा दिया, वो गाड़ी ब्लास्ट हो गई। मेरी खुशकिस्मत थी, गाड़ी ब्लास्ट होते ही मैं विंडो स्क्रीन से उछलकर दूर जा गिरा। रेहान शेख नहीं जानता कि मैं उछलकर गाड़ी से निकलकर दोबारा जा गिरा, वरना रेहान शेख मुझे इस तरह कभी नहीं छोड़ता। इसका पूरा पूरा प्लान था कि वो मुझे आज ख़त्म ही कर देगा। मगर गाड़ी की शीशों की किरचियों से मेरा वजूद ज़ख्मी ज़ख्मी हो गया और जो सबसे बड़ा नुकसान वो मेरा चेहरा था। मेरा पूरा चेहरा मसक हो गया था। इस वक्त मैंने इस कदर तकलीफ़ बर्दाश्त की थी कि शायद ही ज़िंदगी में कभी इतनी तकलीफ़ सही होगी। रेहान शेख तो अपना काम करके कब का जा चुका था, मगर मैं दूर ऐसे ज़ख्मी ज़ख्मी लहूलुहान सा रोड पर पड़ा था। कुछ लोगों ने उठाकर मुझे करीबी अस्पताल में पहुंचा दिया। डॉक्टर की भी मेरे ऐसी कंडीशन देखकर रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने सिर्फ इतनी हिम्मत की कि डॉक्टर से कहकर अपने जिगरी दोस्त अरशद को फ़ोन करा दिया। अरशद एक कॉल पर पहली फ़्लाइट से इस्लामाबाद पहुंचा था। ओ माय गॉड हसन, ये क्या हुआ? किसने किया तुम्हारे साथ इस तरह? अरशद की आंखों में दुख हलकुरे ले रहा था। हसन अफरीदी की तकलीफ इसे अपने अंदर महसूस हुई थी। यार तुम बस मेरा इलाज करवा दो। ये चंद जुमले में मुश्किल तकलीफ की शिद्दत से इसके मुंह से निकले। चेहरे की पूरी खाल झुलस के रह गई थी, सवाई इन बलोरी आंखों के। चेहरे का हर नक्श जल के रह गया था। तो खामोश मत रह, मत बोल, मैं तेरा इलाज करवाऊंगा, तुझे कुछ नहीं होगा। यशद से इसका पट्टियों में जकड़ा वजूद देखा नहीं जा रहा था। इसका दिल इस कदर दुखा था कि वही जानता था खून के आंसू रो रहा था। अर्श ने 1-2 घंटे में अर्जेंट अमेरिका की 2 सीटें कंफर्म करा ली। कितने घंटों की मसाफत तय करके वो हसन अफरीदी के साथ अमेरिका के अस्पताल में मौजूद था। हसन अफरीदी का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। मिस्टर अरशद, हसन अफरीदी का चेहरा पूरी तरह झुलस के रह गया। प्लास्टिक सर्जरी से इनका पूरा चेहरा किसी और चेहरे में तब्दील हो जाएगा। डॉक्टर ने अंग्रेजी में अरशद से कहा, तो ओंदी फोटो देख के ओंदी वगरी प्लास्टिक सर्जरी करा देंगे। नो प्रॉब्लम डॉक्टर, हसन की ज़िंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। ओके, तो फिर आप जल्दी से कुछ पेपर्स पर साइन करके फॉर्मेलिटी पूरी कर दें, हम ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। हसन अफरीदी का ऑपरेशन कामयाब हो गया। कितने दिन वो अस्पताल में रहा। इसका चेहरा सफ़ेद पट्टियों में जकड़ा हुआ था। आज इसके चेहरे से पट्टियाँ हटानी थी। डॉक्टर्स और अरशद रूम में दाखिल हुए। हसन अफरीदी के चेहरे की पट्टियाँ हटा देगी। इसे एक नया चेहरा मिला था। डॉक्टर ने इसे आईना दिखाया। अरशद, मेरा चेहरा। हसन अफरीदी ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। तुम्हारा कांच की किरचियों और ब्लास्ट की तपश से पूरा चेहरा झुलस गया था। तुम्हारे चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करनी ज़रूरी थी। अरशद ने इसके कंधे पर हाथ रखा। हसन अफरीदी ने कुछ नहीं कहा, खामोशी से आईना देखा, इसमें अपना नया चेहरा देखा। कुछ अर्सा वो वहीं अमेरिका में रहे। डॉक्टर की बेहतरीन ट्रीटमेंट, वो जल्द सेहतयाबी की तरफ लौटने लगा। हम इस्लामाबाद वापस आ गए। अरशद को अपनी कोई मीटिंग अटेंड करनी थी और मुझे तुम्हारे पास आना था, मगर हर दुख एक तरफ, तुम्हारी जुदाई का दुख एक तरफ। तुम दुनिया की भीड़ में कहाँ खोगी, मुझसे जुदा होगी, मैं नहीं जानता था। मैंने अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा के तुम्हारे मिलने की दुआ मांगी, मगर मुझे नहीं मालूम कि मेरी दुआ इतनी जल्दी कबूल हो जाएंगी। मुझे तुम मिल जाओगी। हसन अफरीदी ने इसके रुखसार पर अपनी चौड़ी हथेली रखी थी। अरशद मुझे ज़बरदस्ती अपने घर लाया। मैं यहाँ कतई नहीं आना चाहता था, मगर अब सोचता हूँ अच्छा अरशद की बात मान ली। अरशद मेरा जिगरी दोस्त है, मेरी ज़िंदगी के हर और राग से वो वाकिफ़ है, सवाए इसके कि जो लड़की मेरी ज़िंदगी में है वो तुम हो और इस घर में मौजूद है। जब मैंने पहली मरतबा तुम्हें देखा तो मुझे यकीन ही नहीं आया कि कुदरत मुझ पर यूँ भी मेहरबान हो सकती है। वो हौले से मुस्कुरा दिया।
तुम मुझे इतनी आसानी से मिल जाओ कि मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। जब भी तो इस रात में खुद को रोक ही नहीं सक पाया और तुम्हारे पास तुम्हारे बेडरूम में चला है। वानी को पिछले माह की वो गुजरी रात याद आई जिसके भयानक ख्वाब समझ के झटक दिया था। इसका मतलब वो सब हकीकत था। इस दिन हसन अफरीदी ने जो कुछ इसके साथ किया वो सब सच था। वानी पुरसोच नज़रों से हसन अफरीदी को देखने लगी। कुछ बोलोगी नहीं? हसन अफरीदी ने इसकी पुरसोच आंखों में अपनी बलोरी आंखें गाड़ दी। वानी ने इसके देखने पर निगाहें झुका ली। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद बाबा मुझे लंदन ले गए थे ताकि मेरे पाँव का ऑपरेशन कराएं। मैं इनके साथ जाने को राज़ी हो गई थी। इस शहर में मेरा दिल बिल्कुल नहीं लगता था। मैं अपनी ज़िंदगी से बेजार हो गई थी, छुटकारा चाहती थी, आपसे, आपकी यादों को भूल जाना चाहती थी। इस हादसे को अपने दिलो दिमाग पर चस्पा हर नक्श को मिटा देना चाहती थी। मैं लंदन आ गई थी जहाँ सबसे पहले मेरा ऑपरेशन हुआ। अल्लाह के फजल करम से वो कामयाब हो गया। मैं बाबा के कज़न के घर आ गई थी। कुछ माह बाद उन्होंने मुझे मोबाइल में वो वीडियो क्लिप दिखाई जिससे पल भर में मैं पूरी तरह चकरा के रह गई। ऐसा लगा पूरा आसमान मेरे सर पर आ गिरा हो। इन आंखों से वो लम्हा याद करके चंद मोती टपके। क्या था इस वीडियो में? आप। इसने भीगी भीगी आंखों से हसन अफरीदी को देखा। मैं? जी। इसमें वो वीडियो थी जिस गाड़ी में आपकी गाड़ी कार पार्किंग की तरफ ले जा रहे थे कि वहाँ अचानक से बम ब्लास्ट हो गया। बाबा ये क्या है? वानी की जुबान लड़खड़ा के रह गई। वो एक पल में चकरा के रह गई। वानी बेटा, ये अफरीदी है जिसकी बदौलत आपने बहुत सी तकलीफ़ें सही, दर्द बर्दाश्त किए, आपकी ज़िंदगी, आपका चैन सुकून सब बर्बाद हो गया। और ये सब जिसकी वजह से वो मैंने इसे जान से मार दिया, इस दुनिया से इसका वजूद मिटा दिया। नहीं बाबा, ये गलत है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अफरीदी से दूर जाना चाहती थी, इसके सामने साए से छुटकारा चाहती थी। मगर बाबा, ये भी हकीकत है, मैं किसी की जान नहीं लेना चाहती थी। मेरी जान ये किसी नहीं, अफरीदी है। वही अफरीदी जिसने लम्हा लम्हा आपको अजियत में रखा, आपको आपके साए तक से खौफजदा रखा। रातों को डर डर कर उठना, चीखना, चिल्लाना, ये सब किस वजह से था? अफरीदी की वजह से। और आज अगर मैं इसका बदला पूरा ले लिया तो आपको खुश होना चाहिए। और फिर यही तो नहीं, वो हमें माली हालात से भी तो कंगाल कर दिया। मेरा पूरा बिजनेस, मेरी फैक्ट्री सब बर्बाद कर दिया। तो बाबा, अगर अफरीदी ने ऐसा किया तो क्यों किया? इस सब की वजह क्या? क्या मतलब? इन्होंने सवालिया नज़रों से देखा। शैला अफरीदी, इन्होंने धीरे से ये नाम पुकारा। वानी रेहान शेख वानी से निगाह चुराने लगे। नज़र चुराने से हकीकत नहीं बदल जाएगी बाबा। इसने रेहान शेख को नज़र चुराते हुए देख लिया था। बाबा, अफरीदी ने मेरा जिस्म ही नहीं, मेरी रूह तक ज़ख्मी कर दिया। मैं खुद से भी नज़र मिलाने के काबिल नहीं रही। मगर आपसे जो दुख मुझे मिला वो अफरीदी के दिए गए दर्द और ज़ख्म के आगे बहुत बड़ा है। दिल से खुद के लिए यही बद्दुआ है कि अल्लाह मुझे भी शैला अफरीदी की तरह ऐसे ज़्यादा दर्द दे, या ऐसी दर्दनाक मौत दे कि दूसरों के लिए इबरत का निशान बना दे। वानिया, रेहान शेख ने आज ज़िंदगी में पहली बार वानिया पर हाथ उठाया। जितना अपने आप पर अफसोस होता कम था। मारे आप मुझे, बल्कि मैं तो कहती हूँ आप मुझे मार ही दे। वानी की आंखों से मुतवातिर आंसू टपक रहे थे। खुदा के लिए वानी बेटी, ऐसा मत बोलो। कुछ क्यों नहीं बोलूँ बाबा? शैला अफरीदी को मौत से भी बदतर हालत में मैंने बिस्तर पर पड़े देखा। वो जिंदा लाश जैसी ज़िंदगी गुजारी और इनकी इस हालत के जिम्मेदार हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप है बाबा। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि अफरीदी ने अब तक जो मेरे साथ जानवर जैसा जारहाना बर्ताव किया, मेरे वजूद की, रूह की, मेरी नस्वानियत की जो धज्जियाँ बखेरी, वो सब आपका खमियाजा था। अफरीदी का मुझसे शदीद नफरत और अपनी इस शदीद नफरत में मेरी अना, मेरे एतमाद को चकनाचूर करना, अपने पैरों तले रोन डालना, वो सब आपसे बदला था। आपकी की सज़ा इसने मुझे लम्हा ब लम्हा दिए बाबा। वो पल भर के लिए खामोश हो गई। इसका सांस फूलने लगा था। रेहान शेख नज़र झुकाए, सर को झुकाए शर्मिंदा खड़े थे। मैं आपको दुनिया का सबसे बेस्ट फादर गर्दानती थी। आप मेरे सुपर हीरो थे, मेरा गरूर, मेरा फ़ख्र थे आप बाबा। मगर आपने मेरे गरूर, मेरा मान भरम सब तोड़ दिया। वो बुरी तरह रो दी थी। मुझे शिकायत अफरीदी से नहीं है बाबा कि इसने तो अपनी शैला पप्पो का बदला लेकर आपको जानी माली नुकसान पहुंचाया। इसने तो जो मेरे साथ ज्यादती की, मेरे साथ जारहाना सलूक किया, वो निकाह करने के बाद किया। लेकिन आपने इस मासूम को नाजायज़ तरीके से अपनी हवस का निशाना बनाया। बाबा, मैं ये सब सुनने और देखने के बाद जिंदा हूँ तो कोई क्यों मुझे मौत नहीं आ गई? शायद इसलिए कि ज़िंदगी की आखिरी सांस तक आपका गुनाह मुझे धोना, पल पल मर के जीना और जी के मरना। वो चुप होगी, बोलते बोलते थक गई थी। इसका तनफ़्फ़ुस फूल गया था। रेहान शेख एक लफ्ज़ नहीं बोले थे। क्या बोलते वो अपनी सफाई में? इन्होंने वाकई वहाँ गुनाह किया था जिसे वो भूल गए थे। मगर कुदरत के निज़ाम को देखकर हैरान रह गए कि जो शैला अफरीदी की इज़्ज़त और आबरू की धज्जियाँ बखेर दी थी, आज वो सर उठाए इनकी अपनी सगी शहीदी बेटी वानी की शक्ल में इनसे हिसाब मांग रही थी। मगर इसे कहने के लिए रेहान शेख के पास कुछ नहीं था। वो खामोशी से कंधे झुकाए, शर्मिंदगी से नज़रों को झुकाए, हारे हुए कदमों से कमरे से निकलते चले गए। वैसे इस नावल में सबसे ज़्यादा बुरा जो जिसके साथ हुआ ना, वो वानिया के साथ ही हुआ। मतलब वानिया को अपने बाप की तरफ से भी इतना बड़ा दुख मिला और अफरीदी ने भी उसके साथ बहुत गलत किया। वानिया वहीं बैठती चली गई और दोनों हाथों में चेहरा छुपाए बिलक बिलक कर रोती। इस दिन से रेहान शेख को कभी मुस्कुराते नहीं देखा। बिल्कुल खामोश होकर कमरे में कैद होकर रह गए। बाबा बिल्कुल खामोश हो गए थे। किसी से बोलना इन्होंने तर्क कर दिया। मुस्कुराना छोड़ दिया था। जो गलती इन्होंने की इस पर वो बहुत शर्मिंदा और पशेमान थे। मुझसे भी बात करना छोड़ दी। मैं हर रोज़ चुपके से रातों को तीसरे पैन के कमरे में जाती हूँ, अपने बेडरूम में जाए नमाज बिछाई, नहायत खुशी खुशू से अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहते थे।
दिन ब दिन इनकी सेहत गिरती चली जा रही थी। जो गलतियाँ गुनाह इनसे सरजद हुआ वो घुन की तरह अंदर ही अंदर इन्हें घुला रहा था, इन्हें ख़त्म कर रहा था। बोलते बोलते कब इसका चेहरा भीग गया वो खुद नहीं जानती थी। इन्हें इस तरह तिनका तिनका मरते देखकर मैं कुटती रहती। जिस बात की रूह में बहकर बहुत बड़ा गुनाह कर बैठे थे। फिर मैंने डिसाइड किया कि हमें मक्का मदीना खाना काबा उम्र की सारत हासिल करना चाहना चाहिए। हम इस पाक मुकद्दस जगह पर पहुंचे, वहाँ की पाक मुकद्दस जगह की ज़ियारत की, उम्र की सारत हासिल की। बाबा इस पाक मुकद्दस जगह के ज़रे ज़रे पर सजदा करते रहे और तड़प तड़प कर रोते हुए माफ़ी मांगते रहे। मैं इन्हें सिर्फ देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। मुझ में इतनी सक्कत ही नहीं थी कि अल्लाह और बाबा के दरमियान आकर दखल अंदाजी करती। फिर वो हुआ जिसका मुझे वहम गुमान भी नहीं था। बाबा काबा की पाक मुकद्दस ज़मीन पर जब सजदा रेज़ थे, इसी लम्हे ने हार्ट अटैक ऐसा शदीद दौरा उठा कि इस पल इनकी जान ले गया। पानी खींच के बंद की वो बिलकती हुई हसन अफरीदी की बंद मुट्ठी पर सर टकाए रो दी। हसन अफरीदी ने नहायत दुख और तकलीफ से इस लड़की को देखा जो उसकी रगे चाँद थी। इसके लरजते कपकपाते वजूद पर नजर डालते इसने वानी के सर पर अपना दूसरा हाथ रख दिया। वानी ने सर ऊपर उठाया। सबसे ज़्यादा वैसे यार नुकसान तो वानिया का हुआ, सबसे ज़्यादा दोनों तरफ से सबसे ज़्यादा पीसी वानिया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, इल्तिजा करती हूँ, मिन्नत करती हूँ, मेरे बाबा को माफ़ कर दें। आखिरी सांस तक जो इनके लबों पर दुआ थी वो सिर्फ यही थी कि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे माफ़ कर दे, मुझे सुकून दे। वानी ने इल्तिजाई मिन्नत भरी नज़रों से हसन अफरीदी को तका। हसन अफरीदी ने इसका आंसू में तर चेहरा देखा। वानी, मेरी क्या औकात जो मैं इन्हें माफ़ करूँ? इन्हें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ही माफ़ कर दिया जो अपने घर बुला के अपने में घर की मिट्टी नसीब की, वरना बहुत कम खुशकिस्मत होते हैं जिन्हें वो मिट्टी नसीब हो। शैला पप्पो बहुत अजियत में, दर्द में और तकलीफ़ में रही। अपनी सगी माँ के होते हुए भी इनकी नरम गर्म आगोश से दूर रही। अपनों के होते हुए भी इन्होंने बेसहारा ज़िंदगी सिर्फ बिस्तर पर गुजार दी। मगर हम नहीं जानते कि हमारा खुदा क्या हमसे चाहता है या क्या सोचे बैठा। इनकी ज़िंदगी सिर्फ इतनी थी जो तकलीफ़ों के अलावा कुछ नहीं थी। शैला पप्पो अपनी तकलीफ़ों से आज़ाद हो गई। अल्लाह बेहतर जानता कि जब मैंने इन्हें तुम्हारे बारे में बताया तो क्यों इनके अरसे से खुश्क आंखें भीगती चली गई। शायद वो दूसरी शैला अफरीदी नहीं चाहती थी। हसन अफरीदी ने इसका भीगा चेहरा साफ किया। और अगर तुम्हें सुकून माफ़ी से मिलता तो मेरे खुदा ने रेहान शेख को माफ़ किया, इसलिए अब मज़ीद अपने दिलो दिमाग पर कोई बोझ मत डालो। वो हौले से मुस्कुरा दिया। वानिया कुछ नहीं बोली, खामोशी से निगाहें झुका ली। अच्छा, अब ये सारी दर्द भरी सोच और यादों को भूल जाओ। मुझे ये जवाब दो कि ये जो मेरा बेडरूम इतना बिखेरा कौन समेटेगा? वानिया ने नज़र उठा के इसका पहला कमरा, बिखरा कमरा देखा। इसी कमरे की तरह तो आपने मुझे भी बिखेर दिया। बेसाख्ते शिकवा इसकी ज़ुबान से निकला। इन आंखों में शाम का वो मंजर घूम गया जिसने इसके साथ बेडरूम में जारहाना सलूक किया। हसन अफरीदी ने इन आंखों में लिखी सोच पढ़ ली। मिसेस वानिया हसन, आप इतनी महारत से ये कमरा नहीं समेटेंगी जितने प्यार और मोहब्बत से मैं आपको अपने अंदर समेट लूँगा। नरमी और चाल से कहते हुए हसन अफरीदी मजीद इसके नज़दीक हुआ। वानिया इसके बेबाक जुमले पर और इसके यूँ नज़दीक आने पर हया से खुद में सिमट कर रह गई। हसन अफरीदी ने जानिसार नज़रों से इसके शर्म हया से सुर्ख चेहरे को देखा। और तुम जानती हो कि साड़ी मुझे कतई पसंद नहीं। जब तुम साड़ी बांध कर महफिल में आई तो कितने लोगों की नज़र तुम्हारे सोगवार हुस्न पर उठी थी। बस हमारा पठानों का खून जोश मारने लगा। गुस्सा आ गया, इसलिए शाम को जो तुम्हारे साथ सलूक किया वो सब गुस्से में किया। इसने वानिया के चेहरे पर बालों को कान के पीछे किया। आप बहुत चालाक है। रात के अंधेरे में अफरीदी बनकर मुझे जख्म देते और दिन के उजाले में हसन बनकर मरहम रखने चले आए। इसने अपने चेहरे से हसन अफरीदी का हाथ हटाया था। और तुम नहायत मासूम और थोड़ी थोड़ी बेवकूफ़ भी। वो क्यों? मासूमियत से देखते हुए सवाल किया। वो इसलिए कि जब तुम्हें तुम्हारे बेडरूम में ले गया और कुछ देर बाद छोड़ के गया, मगर फिर 2 मिनट के बाद अंदर आया तो तुम्हें फिर जब भी शक नहीं हुआ। वानिया ने नासमझ नज़रों से देखा जिसे हसन अफरीदी की बात समझ में नहीं आई, जो हसन अफरीदी ने नोट कर ली। अच्छा देखो, मैं समझाता हूँ। अब देखो, जो शख्स अपनी बीवी के लिए इसकी इज्जत के लिए इतना पॉजेसिव हो सकता है जो कि अपनी बीवी को ऐसी हालत में छोड़ के दरवाज़ा बिना लॉक किए जा सकता है। वानिया को अब समझ में और अपनी बिखरी हालत जो हसन अफरीदी ने की थी इसे याद करके इसके गालों पर लाली सी बिखरने लगी। हसन अफरीदी ने बगौर इसका गुलनार की तरह नारी चेहरा देखा। एक बात कहूँ? हसन अफरीदी ने इसका सुंदर शर्मीला मुखड़ा अपने हाथों के प्यालों में भरा। वानिया ने लरसती पलकें बमुश्किल ऊपर उठाई। तुम पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो। इसकी जुमानी का गोशी बलोरियाँ आंखों में सरगोश शोखियाँ वानिया के दिल में उधम पहल मचाने लगे। इसका पूरा जिस्म इसके इस तरह नज़दीकी पर लरसने लगा था। आंखों में हया से नमी आ ठहरी। शुगरफी होंठ कपकपाने लगे। हसन अफरीदी के दिल में होशरुबा मंजर इसके सब्र का मज़ीद इम्तिहान न ले सके। वो बेकरारी और बेताबी लिए इसके खूबसूरत चेहरे पर झुका था और अपने वालेहाना प्यार का सबूत देता चला गया। बहुत दुख दर्द दिया मैंने तुम्हें, मगर फिक्र मत करो, एक एक हिसाब सूद समेत पूरा करूँगा कि अपनी किस्मत पर रश्क करोगी। वानिया ने सूदा होकर इसके शाने पर सर रख दिया। इसी दौरान इसका फ़ोन बजने लगा। हसन अफरीदी ने अपनी जीन्स की जेब से फ़ोन निकाला। वानिया ने भी सर उठाकर इसे देखा। हसन अफरीदी ने फ़ोन ओके करके कान से लगा। हाँ हुनैन बोलो। सब ठीक है? वानिया भाभी मान गई? हाँ, बारिश के बाद जो मंजर निखरा निखरा उजला उजला होता वही हाल है यहाँ भी। हसन अफरीदी ने हाथ मोहब्बत से देखते हुए कहा। तो इसका मतलब वानिया भाभी से मैं मिल सकता हूँ? श्योर। तो ठीक है, आप दरवाज़ा खोले, मैं बाहर ही खड़ा हूँ। वाई, तुम यहाँ? हसन अफरीदी ने चौंक कर दरवाज़ा देखा। यार हनी भैया, कसम से पाँव शर्ल हो गए, खड़े खड़े बाद में चौंक लेना, अभी तो दरवाज़ा खोले। यू चीटर!
हसन अफरीदी वहाँ से उठा, दरवाजे की सिमत बढ़ा। दरवाज़ा खोला तो वाकई में वहाँ खड़ा था और बिना हसन अफरीदी से कोई बात के वो अंदर घुस और मानिए इसकी अचानक आमद पर अपनी जगह से 2 फुट ऊंची उछली। ये तो हीरा का देवर है, वो सिर्फ सोच कर रह गई। अस्सलाम वालेकुम मानिया भाभी। जी वालेकुम अस्सलाम। वो घबरा के हसन अफरीदी को तकने लगे जो चेहरा नीचे किए मुस्कुरा रहा था। यार खुदा ना ख्वास्ता कि मानिया भाभी ने आपकी इन चीज़ों से पिटाई की है। हुनैन अफरीदी ने बिखरा कमरा देखा, पुरमज़ा अंदाज में घबराती वानिया को देखा। वानिया वहाँ से जाने लगी कि हसन अफरीदी ने इसकी कलाई थामी थी। इसने हसन अफरीदी को देखा सहमी हुई नज़रों से। इधर बैठो, सब बता दो। वो इसे लिए बेड की तरफ ले आया था। क्या आप बता सकते हैं कि अपने होने वाले ससुराल में खुल्लम खुल्ला दनाते फिरे जबकि कल आपकी शादी है? सिमरन अपने बच्चों के लिए वीडियो बना के ले जा रही थी कि सलजोग अफरीदी को सामने से आता देखा। कुछ नहीं सिमरन भाभी, दरअसल मैं पानी पीने जा रहा था। वो सर खुजाने लगा। मगर जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ये कमरा तो हीरा का, किचन का रास्ता तो इस तरफ है। सिमरन को याले ने सब बता दिया था कि सलजोग अफरीदी की ख्वाहिश है हीरा से मिलने की। जी वो मुश्किल में पड़ गया था वो। अरे सलजोग भाई, आप अभी तक यहीं खड़े हैं? याले हीरा के कमरे से निकल कर आई। बस मैं आ रहा था मगर बॉर्डर पर ही रोक लिया गया। सलजोग अफरीदी ने याले को मुस्कुरा के देखा। वो धीरे से हंसी। याले रजा रो रहा है, बाहर से किसी ने आवाज़ लगाई। सिर्फ आधा घंटा आपके पास, इसके बाद आप यहाँ से 9-2-11 हो जाइएगा। और हीरा इस मुलाकात के लिए कतई तौर पर राजी नहीं है। वो जल्दी जल्दी कहने लगी। अब मैं जाऊँ? जी हाँ बिल्कुल जाइए, मगर ज़रा एहतियात से। ओके। सलजोग अफरीदी हीरा के बेडरूम की सिमत पड़ गया और याले सिमरन के लिए बाहर लॉन की जानी पड़ गई। सलजोग अफरीदी अंदर दाखिल हुआ तो जर्द जोड़े में हीरा पुष्ट मोड़े खड़ी थी। सलजोग अफरीदी ने एक नज़र इसको देखने के बाद दरवाज़ा लॉक किया और पलट कर इसके पास आने लगा। आहट की आवाज़ पर आवाज़ की आहट पर हीरा तेजी से पलटी। याले की बच्ची मार खाएगी। अरे अरे। सलजोग अफरीदी ने अपने दोनों हाथ मुजरिमों की तरह ऊपर उठा लिए क्योंकि हीरा के हाथ में टेबल लैंप था जो शायद याले को मारने के लिए उठाया था। आप? हीरा सलजोग अफरीदी को देखकर बुरी तरह घबरा गया और हाथ में पकड़ा लैंप तेजी से नीचे किया। आप अपने बेडरूम में आने वालों को इस तरह स्वागत करती हैं? सलजोग अफरीदी ने बकौर इसका दिल का सरापा देखा। जर्द कपड़ों में वो खुद भी एक जर्द फूल लग रही थी। हीरा इसके इस तरह गौर से देखने पर छांप कर रह गई, बल्कि इसकी जानिब से रुखी मोड़ ले। होंठों पर शर्मिंदगी मुस्कुराहट ने कब्जा कर लिया था। सलजोग अफरीदी चलता हुआ इसके मुकाबिल आ ठहरा। इसका झुका शर्मीला चेहरा अंगश्त शहादत से ऊपर उठा। इसकी आंखें बंद थी। सलजोग अफरीदी ने इसकी लरसती बंद पलकें देखी। हीरा नहायत धीमे से पुकारा था। मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें देखने आया हूँ। सुना माइयों की दुल्हन इस रूम में बहुत हसीन लगती है, जहाँ का सारा हुस्न इसके चेहरे पर आकर सिमट जाता है, जिसे और पकीज़ा बना देता है। मगर आज इसे खूबसूरती पर ईमान ले आऊँ। यकीन हो गया कि यकीनन माइयों की दुल्हन बहुत खूबसूरत होती है। सलजोग अफरीदी ने सलजोग अफरीदी ने झुककर नहाई धीमी सी सरगोशी की। मुकाबिल की तो जान ही निकल गई। वो अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में पिवस्त के घबरा रही थी, जिसका सलजोग अफरीदी को अच्छी तरह अंदाजा था। सलजोग अफरीदी ने इसके दोनों हाथ अपने मजबूत चौड़ी हथेलियों में कैद कर लिए। इसके नरम गरम लमस पर हीरा कांप करेगी। आप प्लीज़ जाइए ना, कोई आ जाएगा। और अगर मैं कहूँ कि आज रात मैं यहीं रुकने का इरादा रखता हूँ जब तक तुम इकरार मोहब्बत नहीं करती हो, फिर? हीरा को तो सट्टी गुम हो गई। ये आप क्या कह रहे हैं? इसकी जान मजीद मुश्किल में पड़ गई थी। वो अपने हाथ में इसकी मुट्ठी में से निकालने लगी, जिसके लिए मुकाबिल कतई तौर पर राजी नहीं था। क्यों? कुछ गलत कहा मैंने? आंखों में खुमार सा भरने लगा। इसको जो मोतिया के फूलों का सेट पहनाया था, इसकी खुशबू सलजोग अफरीदी को और दीवाना बना गई। मैंने याले को मना किया था, वो हौले से बोली, मगर मुकाबले में क़यामत की समात रखता था। मैं जानता हूँ, मगर क्या करें? आपकी भाभी साहबा नेक भी तो भारी वसूल करेंगी, मगर खैर है, तुम्हारे हुस्न के सदके ये भी कबूल है। ये सरासर बेईमानी है। बेईमानी? कैसी बेईमानी? तुम्हारे हुस्न के दीदार की या याले की भाभी को नेक देने की? वो मुस्तकिल से छेड़ रहा था। आप पता नहीं क्या कह रहे हैं, मैं जा रही हूँ। वो सटपटाती हुई जाने लगी कि सलजोग अफरीदी की मजबूत मुट्ठी में जो इसका हाथ कैद था, वो इसके एक झटके से जो खींचा तो हीरा अपना आप संभाल ना पाई और इसके चौड़े बाजू से टकराई थी। वे भाई, हाले तेरा ब्याह नहीं होया, हाले सिर्फ माइयों हुई है। की हो गया तेनू फौजिया? मोहतरमा, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप कल का इंतज़ार कर लें। हया से पलकों की बाढ़ लरसने लगी। ज़रूर, क्यों नहीं, मगर कल अमले मोहब्बत होगा, आज सिर्फ इजहार मोहब्बत का दिन है। इस कदर बेबाकी बहुत शर्मा हया से कट कर रहेगी। मुझे नहीं पता था कि आप ऐसे भी हो सकते हैं। इसका जब भी सलजोग अफरीदी से सामना हुआ, ऐसे संजीदा और रिजर्व सा लगता था। कभी कभी तो वो याले से कहती थी कि जमील भाई का दोस्त कितना मगरूर है ना। मगर आज अपनी हर सोच बदलनी पड़ी। हीरा साहिबा, आप अभी जानती क्या, कल उजला रूसी में तशरीफ़ लाइए, फिर और भी बहुत से राज हैं जो कल अफशा हो जाएंगे। उफ़ अल्लाह। हीरा इसी रूम की ठंडक में भी पूरी पसीने में शराबूर हो गई थी। बल्कि चेहरा इस कदर सुर्ख हो गया जैसे वहाँ से भी खून छलक उठेगा। इसने बेसाख्ता अपने मेहंदी चूड़ियों और गजरे से सजे दोनों हाथों से अपना नारी चेहरा छुपा लिया। सलजोग अफरीदी हीरा के इस दिल फरेब अदा पर निहाल हो गया। कमरे की इस ठंडी फिजा में इसका जानदार कहकर गूंजा जो हीरा के पूरे वजूद को महका गया। मकसूम को याले और सिमरन ने पकड़कर इसके दोनों हाथों पैरों को मेहंदी के खूबसूरत डिज़ाइन से सजा दिया। अच्छा, अगला सीन शुरू हो गया। मकसूम भाभी,
मेहंदी बहुत ज़बरदस्त लग रही है, देखना कल इसका रंग भी खूब गहरा आएगा। याले की जुबानी बात मकसूम अच्छी तरह समझ गई। ये तो है। सिमरन ने मोहब्बत से मकसूम को देखा। अच्छा एक बात और, कि आज रात तुम मेरे मासूम सीधे सारे देवर को बिल्कुल तंग मत करना। सिमरन के इशारे पर इसकी घनेरी पल के हया से छुप गई। गाल पर पड़ते डिम्पल में लाली सी खुलने लगी। वैसे भी आरफिन भाई बॉडी बिल्डर है, ज़्यादा सब्र नहीं करेंगे, याले ने पुरशौक अंदाज में कहते हुए शर्मीली मुस्कान लिए मकसूम को चिढ़ा। याले मकसूम ने डांटना चाहा मगर हया की वजह से डांट ही नहीं सकी। कुछ भी कह ले मगर आज रात आरफिन भाई आपको छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि आप इस वक्त मुकम्मल हथियार से लैस, और वैसे भी आरफिन भाई को मेहंदी की खुशबू बहुत पसंद है। मकसूम ने इसको घूरा। सिमरन भाभी याले बहुत बेशर्म है, मकसूम ने ही सिमरन से शिकायत की। ये तो पूरा घर कहता है इसे, अभी कुछ ही देर पहले हीरा से भी खूब सुनकर आई है। मगर हमारी याले बीबी ने तो ढुठाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। याले सिमरन ने याले के हल्के से कान खींचा। तो और क्या, ज़िंदगी जीने का पूरा मज़ा लो। ये तो नज़र आ रहा है जरमील भाई की कुर्बत ने मज़ीद पढ़ निकाल दिए तुम्हारे, मकसूम ने याले को कहा। अरे हाँ याले, सलजोक चले गए। सिमरन को एकदम से याद है, घर से तो पता नहीं मगर हीरा के बेडरूम से चले गए। और तो देखे तो ज़रा हीरा साहबा का मिजाज ही नहीं मिल रहा है। कहाँ सलजोक भाई से मिलना नहीं चाह रही थी मोहतरमा, एक मुलाकात में यह हाल है कि जाने कल के बाद क्या कर लेगी। याले हौले से हंसती। याले तो वाकई बहुत बेवकूफ़ है, ज़रा शर्म लिहाज नहीं। सिमरन ने इसके बाजू पर चुटकी काटी। आह वो बिलबिला के रह गई और अपना बाजू से हिलाने लगी। क्या सिमरन भाभी इतनी ज़ोर से चुटकी लिए? सिमरन भाभी मेरी तरफ से भी इसकी पिटाई करे। मकसूम ने इन धमकी नज़रों से इसे देखा। ये सब जरमील की सोबत का असर है, वो भी ढटाई से हंसी। बकवास करी है, जरमील को भी ऐसी बेबाकूरी गुफ्तगू कतई तौर पर पसंद नहीं। अभी कल ही जाने ये वानिया को क्या बोली थी कि जरमील ने बुरी तरह छाड़ दिया था। सिमरन ने इसके सर पर चप्पत लगाई। हाँ ऐसे ही तो नौशे मियाँ है वो। इसके तपकर बोलने पर मकसूम और सिमरन मुस्कुरा दी। सिमरन कहाँ रह गई हो यार, यूशा और रोहा दोनों एक साथ रो रहे हैं। अरशद की बेचारगी से आवाज़ सीढ़ियों से आ रही थी। आ रही हूँ, सिमरन खड़ी हुई। सुधर जाओ। सिमरन ने याले की नाक हल्के से खींची, नीचे चली गई। चलो भाई, सिमरन भाभी तो गई, हम भी जाएंगे अब। याले खड़ी होगी। चुपकी बैठी रहो, तुम कहीं नहीं जा रही, जब तक मेरी मेहंदी नहीं सूख जाती तुम कहीं नहीं जाओगी। मकसूम ने गिर कर। अरे यार मकसूम भाभी, इस वक्त तो आप आरफिन भाई की कंपनी इंजॉय करें और इंजॉय करें। सच्ची आरफिन भाई को आज गोल्डन चांस मिला, आप कोई भी मजामत नहीं कर पाएंगे। याले ने झुककर मकसूम के कान में सरगोशी की। याले की बच्ची नहायत बदतमीज़ हो, तुम्हें तो मैं कल बताऊंगी। मकसूम ने इसको बुरी तरह घूरा, मगर इसकी सरगोशी पर दिल बुरी तरह धड़का भी ज़रूर था। हाँ मकसूम भाभी बताइएगा ज़रूर, ज़रा हमें भी तो पता चले कि आरफिन भाई कितने रोमांटिक हैं। वो मकसूम को छेड़ने से बाज नहीं आ रही थी। सच्ची अगर ये मेहंदी गिली नहीं होती तो एक हाथ तो तुम खा ही लेती मेरे हाथ से। याले ज़ोर से हंसती। अरे देखें, याद है आपके चक्कर में भूल ही गई, आज रात जगह है तो मैंने जरमील के लिए खूब मिर्च वाले गुलगुले बनाए हैं। वो सोचकर ही मज़े से हंसी। याले पागल हुई हो क्या? जरमील भाई पिटाई करेंगे तुम्हारी। याले की बात पर वो जो करने जा रही इसकी आंखें फटी की फटी रहेगी। तो इनको खिलाने के बाद बेडरूम में रहेगा कौन? मैं तो वैसे भी आज हीरा के पास सोने वाली हूँ। वो तो जब ही पता चलेगा मकसूम को इस घर में रहते हुए सबकी पसंद नापसंद का पता चल गया। तो ये भी कि जरमील को मिर्ची से कितनी सख्त एलर्जी है कि अगर याले ने गुलगुले में मिर्चें खिलाएगी तो इसकी खैर नहीं होगी। देख लेना वो इतराई। यानी कि मैं तुम पर अभी से फातिहा पढ़ लूँ। मकसूम भाभी मेरा ख्याल है कि आपको इसका भी टाइम नहीं मिलेगा, मैं तो चली। वजूमानी बात कहती हुई वहाँ से नीचे जाने वाले रास्ते की तरफ बोली, मगर इसकी बात मकसूम के खाक भी पल्ले नहीं पड़ी। मकसूम अपने दोनों हाथों पैरों को देखने लगी जो अभी गीले हो रही थी, जिसकी मेहंदी सूखी नहीं थी। बहुत मुश्किल होगी थी, अगर उठेगी तो पैरों की मेहंदी लाजमी ख़राब हो जाएगी। याले ने इतनी नफासत से डिज़ाइन बनाया था, बैठे बैठे कमर भी तख्ता हो गई थी। जाने वो और क्या क्या सोचती कि किसी ने दो मजबूत आहनी बाजू में झुक कर इसे उठा लिया। मकसूम ने खौफज़दा होकर सख्ती से आंखें मीच ली थी, और जब आंखें खुली तो खुद को अपने बेडरूम में बेड पर पाया, और सामने आरफिन बैठा नहायत मोहब्बत और चाहत से इसे तक रहा था। मकसूम ने नज़र झुका ली। जानती हूँ मुझे मेहंदी की खुशबू बहुत पसंद है, बल्कि ये कहना ज़्यादा अच्छा है कि मेहंदी की खुशबू मेरी कमज़ोरी है, और फिर जब तुम सामने मेहंदी लगाकर बैठी हो, भला मैं अपने बेकरार दिल को कैसे रोक सकता हूँ। आरफी ने हाथ बढ़ाकर मकसूम के चेहरे पर आई करली लटों को छेड़ा। इसके लमस पर वो गुलनार सी होने लगी, दिल बुरी तरह धड़कने लगा। और जैसा कि याले ने कहा कि तुम कोई भी मज़ाहमत नहीं कर सकती, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आरफिन झुका और इसके दहकते रुखसार पर अपने होंठों का लमस छोड़ दिया। मकसूम रीढ़ की हड्डी तक सनसना उठी थी। यानी आरफिन वहीं कहीं छुपा हुआ था। याले की जुबानी बात अब समझ में आई थी। आरफिन नाई धड़कते दिल के साथ इसने कुछ कहना चाहा। आरफिन इसके थरथराते होंठों पर अपनी गश्त शहारत रखती। आज कोई बात नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। मकसूम मजीद खुद में सिमट कर रह गई काली सी आंखों में। आरफिन ने आज वाज़े अपना अक्स देखा। इसके रुखसार पर पड़ते डिम्पल पर इसे अपना दिल डोलता हुआ नजर आया। शर्मा हया से इसका चेहरा मुकम्मल तौर पर सुर्ख हो गया, जैसे अभी खून छलक पड़ेगा। आज मैं तुम्हारे इन घटाओं जैसी जुल्फों में अपना जहान बात करना चाहता हूँ, मोहब्बत कह के आशियाना बनाना चाहता हूँ। आरफिन ने इसके करली बालों में कैद कैचर निकाल दिया था।
तुम्हारे होंठों, तुम्हारी इन काली आंखों में अपने नाम की मोहर सबत करना चाहता हूँ। वो झुका था और इसकी लरसती पलकों की बाट पर अपने नाभि के दास लप रख दिए। इसके कपकपाते शुगुफी गुलाबी होंठों पर एक मीठी सी कहानी रकम कर दी। इसके दोनों हाथ थाम कर अपने नाक की तरफ ले गए और एक लंबी सी सांस लेकर मेहंदी की खुशबू, सूखी गीली खुशबू को अपने अंदर तक उतार लिया। इसने इसकी मेहंदी पर अपने होंठों से अपना नाम लिख दिया, जो दोनों हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचे तो वो पूरी तरह इसके लंबे जोड़े वजूद में समा गई। जिंदगी के हर पल, हर लम्हे, हर घड़ी, हर दुख सुख में हम साथ हैं। ये दिल हमेशा से तुम्हारे लिए धड़का और तुम हमेशा इसकी मालिक रहोगे। पहली नज़र में ये दिल तुम्हारे हुस्न का गिरवेदा हो गया था, मगर आज की रात अहदो पैमान की रात नहीं। आज रात कोई कस्मों की रात नहीं। आज सिर्फ और सिर्फ इन पर अमल करने की रात है। आरपिन इसकी घनी कर ली काली जुल्फों में चेहरा छुपाए दास्तान मोहब्बत सुना था। इस रात इसने मकसूम को इस कदर अपनी वालिहाना मोहब्बत की बारिश में भिगोया कि खुद पर फख्र होने लगा। मकसूम ने आंखें मीच कर अपना सर इसके वसी सीने पर रख दिया। आरफीन अपनी मोहब्बत और प्यार का मजबूत हसार इसके गिर्द खींचता चला गया। सलजोक अफरीदी बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ जा रहा था कि ऊपर से हुनैन अफरीदी कुछ परेशान हाल से नीचे उतरता नजर आया। सलजोक अफरीदी ने इसे पकड़ लिया। खैरियत, ये चेहरे पर 12 क्यों बज रहे? अभी हसन से बातें करते तो बड़े चहक रहे थे। जी, वो बुरी तरह गड़बड़ाया। सलजोक अफरीदी ने नाम ही ऐसा लिया था। वो सलजोक भाई, दरअसल हाँ, वो लारोश खरनी चल रही है। तो क्या हुआ? इसने हुनैन अफरीदी की ज़ुबान की लड़खड़ाहट महसूस कर ली थी। सलजोक भाई, आपको पता तो है कि मेरा बेडरूम कितना फैल जाता है, वही मेरा कमरा समेटती है। सलजोक अफरीदी ने तफ्तीशी नज़रों से देखा। ओके, तुम मेरे साथ घर चलो, हम घर चलकर बात करते हैं। मगर सलजोक भाई, लारोश, इसे छोड़ दो यहाँ, आज यही कल सुबह आ जाएगी। फिर वो रुका नहीं और हुनैन अफरीदी का हाथ पकड़ के बाहर निकल गया। कहाँ रह गई थी याले? पता कितनी मुश्किल से सोया रजा। याले प्लेट में गुलगुले लिए अंदर आई थी। जमीन लाइट गाउन पहने सोने की तैयारी कर रहा था, मगर याले का वेट कर रहा था। किचन में थी, आपके लिए बना रही थी, आपको देकर हीरा को भी देने। इसने प्लेट पहले टेबल पर रखी और इसमें से एक गुलगुला उठाकर ज़बरदस्ती जरमील के कुछ कहने से पहले मिर्चों वाला गुलगुला इसके मुंह में डाल लिया। जिसे जरमील ने मुंह में रखकर तोड़ा तो मिर्चों का एक गोला इसके मुंह में आग सी लगा गया। जरमील ने फ़ौरन गुलगुला मुंह से निकाला और प्लेट में वापस डाल दिया। याले, जरमील ने ऐसे घुरा, ग्लास में रखा पानी मुंह से लगा लिया। क्या करें, शर्त लगाई थी। आई एम सॉरी। वो ज़ोर ज़ोर से हंसती वापस भागने लगी, मगर मुकाबिल भी जीरक नहीं कर रखता था। तुम्हारी ऐसी की तैसी। इसने भागती याले की कलाई एक ही जस्ट में पकड़ी थी। अब ज़रा तुम भी तो इस मिर्च का मज़ा चखो। जरमील इसको अपनी तरफ खींच के इस पर झुकता चला गया। याले तड़प के रह गई। अंदर तक इस मिर्च की आग लगी, वो सी सी करने लगी। अब बताओ कैसा लगा, आ रहा है मज़ा? जरमील शौक भरी नज़रों से देखने लगा, जो अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को पंखा चल रही थी। जरमील, आप बहुत चीटर हैं। इसने पानी का ग्लास होंठे से लगा और आधा पानी पीकर ग्लास वापस टेबल पर रख दिया। हाँ, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया ना। इसने याले का बाकी बचा हुआ पानी पी लिया। बहरहाल मैं आज रात हीरा के पास सोने वाली हूँ, वो मेरा वेट करिए। वो जाने लगी, मगर जरमील ने इसकी कलाई पकड़ ली थी। जरमील तन जान देंदा भी। बड़े हालनुमा ड्राइंग रूम में एक सोफे पर हसन अफरीदी बैठे थे, जिनके सीने पर बीजान सर टिकाए हुए थी और रो रही थी। हसन अफरीदी ने अपना बाजू उनके शाने पर फैलाकर इन्हें खुद में समेटा हुआ था। समर अफरीदी और जुबारिया सामने बड़े से सोफे पर बैठे बड़ी मोहब्बत से देख रहे थे। समर अफरीदी को इसमें अपना छोटा भाई वलीद अफरीदी नजर आ रहा था। साइड में सलजोक अफरीदी सिंगल सोफे पर बैठा हुआ था, जो हुनैन अफरीदी को नाराज़ नज़रों से देखता तो कभी शिकायती नज़रों से हसन अफरीदी को। बीजान के बराबर में हुनैन अफरीदी सर को झुकाए बैठा था, जिसकी मुस्कुराहट ही नहीं रुक रही थी। वो सलजोक अफरीदी की नाराज़ी नज़रों की तपश में महसूस कर रहा था। बस करें बीजान। हसन अफरीदी ने अपने हाथों से अपने बाजू पर सर टकाए बीजान के चेहरे से आंसू साफ किए। कैसे बस करूं और क्यों ना रो? ये मेरे लिए कितने दुख की बात है। किसी शहर में मेरा चहीता पोता, मेरे लखते जिगर, मेरे वलीद की निशानी मेरा हसन रहता और मुझे पता ही नहीं चला कितने साल से ये आंखें प्यासी थी। सोचती थी शायद अपने हनी को देखे बगैर इस दुनिया से चली जाऊंगी। अल्लाह न करे बीजान आपको कुछ हो। हसन अफरीदी ने तड़प कर अपना सर बीजान के सर से टका दिया। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? जब तुम हमें पहचान गए थे तो क्यों हमारे पास नहीं है? इन्होंने हल्के से गुस्से से खुद से अलग किया और शिकायती नज़रों से देखने लगे। बीजान, हसन से तो बाद में निपटना, पहले तो इस हनी के बच्चे के कान खींचे, इतना घुटना मीसना, हवा तक नहीं लगने दी। जरमील के घर भाग भाग के जाना अब समझ में आया। सलजोक अफरीदी ने मुस्कुराते हुनैन अफरीदी को घूर के देखा और फिर हुनैन अफरीदी जो हंसा तो हंसता ही चला गया। सलजोक भाई, अपना ससुराल कहते शर्म आ रही है? ज़रा बकवास करने की जरूरत नहीं है, वरना मार खाओगे। सलजोक अफरीदी ने तबकरी से देखा। यार सलजोक, तुम अपना खून मत चलाओ, वैसे भी आज तुम्हारी बारात है। हसन अफरीदी ने पुरमज़ा अंदाज में इसको छेड़ते हुए हुनैन अफरीदी का भरपूर साथ दिया। हुनैन अफरीदी का कहका मजीद इसकी जान चला गया। सलजोक अफरीदी से बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। इसने अपने पीछे से कुशन उठाया और कहका लगाते हुए हुनैन अफरीदी को निशाना बनाया। हुनैन अफरीदी ने कुशन कैच किया और हंसते हुए उठाकर जाकर सलजोक अफरीदी के कदमों में बैठ गए। सॉरी यार भैया, मगर यकीन करें हनी भैया को पहले मैं पहचान गया था, मगर इन्होंने उगला नहीं। इसलिए सबूत के साथ घेरा था और मैं आपको बताता, इससे पहले आपने मुझे पकड़ लिया था। वो सब ठीक है, मगर तुम्हें हमें इसी दिन बता देना चाहिए था। मैं तो कहता हूँ दुआ दे हमको, ना हम आपका रिश्ता लेकर हीरा के घर जाती और ना ही हमें लारोश और हनी भैयू मिलते। बस करो सलजोक बेटा, छोड़ो नाराज़ी।
जुबारिया ने चाहत से अपने नाराज़ बेटे को देखा। मम्मा पापा आप दोनों को इस हनी के बच्चे से कोई शिकवा नहीं है? सलजोक अफरीदी ने अपने कदमों में बैठे हुनैन अफरीदी का कांच खींचे। नहीं, हमें हनी से कोई शिकवा नहीं है, बल्कि ये तो इसका एहसान है कि मुझे मेरे छोटे भाई की निशानी हसन मिल गई। समद अफरीदी ने शफकत से हसन अफरीदी को देखा। अब भाई मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि मैं शादी नहीं कर सकता, क्योंकि शादी जो आज आपकी है। वो शरीर मुस्कुराहट लिए बोला। बस फजूल की हाँकते हो, उठो यहाँ से। सलजोक अफरीदी ने उसको अपने कदमों से उठा के अपने बराबर में बैठाया था। सलजोक, हनी की सजा यही कि इस माह की पॉकेट मनी बंद रहेगी। बीजान ने कहा। व्हाट, ये क्या बात हुई यार, ये सरासर नाइंसाफ़ी है मेरे साथ। वो बिदकता हुआ खड़ा हुआ। बीजान, आज आपने मेरा दिल खुश कर दिया। समद अफरीदी ने बीजान को मुस्कुराते हुए देखा। हुनैन अफरीदी ने समद अफरीदी को देखा, तेरी से बीजान के बराबर में बैठ गई, क्योंकि सबसे ज़्यादा भारी पॉकेट मनी भी वही देती थी। बीजान, मैं तो आपका चहीता पोता हूँ ना। जज्बाती ब्लैकमेलिंग, सलजोक अफरीदी ने हौले से कहा। हाँ हाँ क्यों नहीं, तू तो मेरी जान है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। बीजान ने इसकी उतरी हुई शक्ल देखी और फिर फ़ौरन फिसल गई। ये देखो कैसे बटर पॉलिश हो रही है। जुबारे ने इशारे से सलजोक अफरीदी से कहा। समद अफरीदी मुस्कुराते हुए उठे और हसन अफरीदी के पास आए। हसन अफरीदी के अदब में तरामन खड़ा हो गया। नबीला ने जो किया यकीनन इसमें कोई राज छुपा होगा हमको, मगर इससे कोई शिकायत नहीं। अल्लाह से बहुत आला मुकाम पर पहुंचा है। हमें तुम मिल गए, हमारे लिए यही काफ़ी है। तुम्हारी आमद ने हम सब की ज़िंदगी मुकम्मल कर दी है। खलासा था हम सब की ज़िंदगी में जो भर के, अब हमें छोड़ के कहीं मत जाना। समर अफरीदी ने जज्बा शिद्दत से इसको गले से लगाया था। इनकी आंखों में मामूली सी नमी थी। वलीद और शैला को खोने का दुख और गम तो सारी ज़िंदगी यूँ ही रहेगा, मगर तुम्हारे आने से इसमें कमी ज़रूर आ जाएगी। इन्होंने इसके चौड़े शाने पर थपकी दी। खुश रहो। हसन अफरीदी हौले से मुस्कुराती उनका हाथ थाम कर इस पर बूसा लिया। बड़े पापा, आज मैं भी खुद को मुकम्मल महसूस करता हूँ। इतना अरसा अकेले तनहा ज़िंदगी गुजार के थक गया था, मगर अब आप लोगों की नरम गर्म आगोश की ठंडी मीठी छाँव में रहना चाहता हूँ। इन बलोरी आंखों में समद अफरीदी के लिए नहायत अदब व एहतराम मोहब्बत था। समर अफरीदी हौले से मुस्कुरा दी अपने बेडरूम की जानिब चल दी, ताकि 2 रकत नमाज नफल अदा कर सके। और अब हम तुम्हें जाने देंगे भी नहीं। सलजोक अफरीदी उठा इसे बगल गिर हुआ। हनी भैया, वानिया भाभी को भी फ़ोन कर ले, वो परेशान हो रही होंगी। हुनैन अफरीदी ने शरारत से देखा। वानिया? बीजा ने नाम दोहराया। तो क्या हसन पर भी तुम्हारा रंग चढ़ा? बीजा ने हुनैन अफरीदी को घूरा। रंग चढ़ा मतलब? हसन अफरीदी ने सवाली नज़र से सलजोक अफरीदी को देखा। मतलब ये मेरे भाई कि मोहतरम हर हफ्ते एक नई गर्लफ्रेंड के साथ दोस्ती करते हो, बेशुमार कीमती तोहफे तोहफ़ देना इनकी हॉबी है। और इन तोहफे तोहफ़ में जो सबसे महंगा तोहफ़ा होता है वो 5 या 6 साल की बच्ची का सूट होता है। बीजा ने टुकड़ा जोड़ा। अच्छा, मगर इतना छोटा सूट क्यों? क्या मैरिड गर्लफ्रेंड बनाता है जिसकी इतनी सी बच्ची हो? नहीं, खुद इसके लिए देता है ऐसे छोटे छोटे कपड़ों में, वो इसे बहुत हसीन लगती है। बीजा ने एक हथड़ अपने बराबर में बैठे हुनैन अफरीदी को मारा, जबकि सलजोक अफरीदी मुँह नीचे किए मुस्कुरा दिया। और हसन अफरीदी नासमझी नज़रों से तीनों को देखने लगा, मगर फिर समझ आ गया। ला हौला वला कुव्वत। वो कहकर बुरी तरह छहम गया। बीजान, मगर अब तो कोई नहीं है ना? इसने अपना बाजू से हिलाया। मैं क्या जानूँ यार, आप लोग मुझे डिस्कस करते रहोगे, हसन भैया को भी कुछ कहोगे? हाँ हसन, ये वानिया कौन है? सलजोक अफरीदी ने इससे पूछा। अरे यार, अपने आरफिन भाई है ना, इनकी कज़न है वो, जिनसे हनी भैया का निकाह बहुत पहले हो चुका है। आरफिन की कज़न? सलजोक अफरीदी की नज़रों में छप से वानिया का चेहरा उभरा। अच्छा, वो जिसे मैंने कहा था ये चलो पप्पो में कितना मिलती है। मगर खुदा के लिए अपने पप्पो कहकर मत बुलाइएगा, वो हमारी भाभी है। हुनैन अफरीदी ने मुस्कुराते हुए कहा। फजूल ही बोला करो। सलजोक अफरीदी खफीफ सा हो गया। देखा, मैंने इस बच्ची को माइयों में ही देखा था। जब वो काली साड़ी में चली आ रही थी तो ऐसा लगा जैसे मेरी शैला चली आ रही है। बीजान की नज़र में वानी का चेहरा घूम गया। तो क्या ख्याल है बीजान, आज ही वानी भाभी की रुखसती करा के ना ले हीरा भाभी के साथ? नहीं अभी नहीं, और इतनी अर्जेंट तो बिल्कुल ही भी नहीं। मैं अपने हनी की बहुत धूमधाम से शादी करूँगी, वो भी इसी हफ्ते। थैंक्स बीजान। इसने खुशी से बीजान को गले लगा लिया। वो किस लिए? आप ही तो बोलें कि मैं अपने हनी की बहुत धूमधाम से शादी करूँगी, वो भी इसी हफ्ते, और सबको पता है कि आप हनी मुझे ही कहती हैं। हसन और सलजोक अफरीदी दोनों इसके मतलब की बात पर हंसती। बीजान भी इसका इशारा समझ गई। अरे परे हटो। इन्होंने इसे खुद से अलग किया और खड़ी होगी। ये अपनी इस तरह फजूल हाँकता रहेगा। टाइम भी इतना हो गया, शाम के 6 बज गए और तैयारियां भी करनी है। हनी मेरे चांद, तुम यूँ करो, सलजोक को दिल्ली से पार्लर ले जाओ, मैं कुछ और काम निपटाऊँ। वो अपने कमरे की जानिब चल दी। पार्लर? वो भी सलजोक भैया? हुनैन अफरीदी पेट पकड़ के जो हंसा तो हंसता ही चला गया। हसन अफरीदी और सलजोक अफरीदी दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए सोफे से कुशन उठाया, फिर जो इसकी दुर्गत बनाई कि वो चीखते रह गए। बचाओ बचाओ, मुझे मासूम को बचाओ। हाँ, तेरे वगैरह 2-4 मासूम और पैदा हुई है ना तो दुनिया तार गई। आज हीरा और सलजोक अफरीदी की बारात थी। हर फर्द खुश और मुतमिन था। सबकी तैयारियां अरूज पर थी। मकसूम मकसूम राबिया मकसूम के बेडरूम में आई। मकसूम वार्डरोब से गोल्ड की ज्वेलरी निकाल रही थी। जी अम्मी। इसने अपना काम छोड़ दिया और इनके हर तरफ बड़ी। आरपी भी वहीं बैठा टीवी पर कोई इंग्लिश मूवी देख रहा था। इसने राबिया की तरफ देखा, जिनके हाथ में कोई बुक्स था। देख घर कज़न दी बारात ते बैठा इंग्लिश मूवी देख रहा। आज क्या पहन रही हो? जी मैंने ये निकाला। इसने हैंगर किया हुआ सूट दिखाया। ब्लू एंड फॉन कलर का जॉर्जेट का सूट था, जिस पर गोल्डन एंड ब्लू एम्ब्रॉयडरी हुई थी। आरफिन वो सूट तारक रोड से अपनी पसंद से लाया था। राबिया को वो सूट भी बहुत खूबसूरत लगा। फॉन एंड एयरलाइन शर्ट के साथ ब्लू ओवरकोट ज़बरदस्त था।
आज की तकरीब की मुनासबत है। ये सूट भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, मगर तुम एक काम करो, ये वलीमे की तकरीब में पहन लेना, आज ये साड़ी बांधो। इन्होंने मुस्कुराते हुए बॉक्स इसकी तरफ बढ़ाया, जिसे मकसूम ने थाम लिया। अम्मी साड़ी? साड़ी बांधने का पहले तजर्बा इसका बहुत ख़राब था। जी साड़ी, अब टाइम ज़ाया मत करो, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। नीचे पार्लर की ब्यूटिशियन को बुलवाया, वो थोड़ी देर में ऊपर आ जाएगी, तुम्हारा मेकअप और हेयर स्टाइल वही कर देगी। वो कहकर रुकी नहीं थी क्योंकि इन्हें और कुछ और भी काम करने थे। मकसूम ने बेचारगी भरी नज़रों से आरफिन को देखा, जिससे मुस्कुरा के कंधे उचकाए। मकसूम ने बॉक्स खोला, जिसमें ब्लड रेड नेट एंड जॉर्जेट की साड़ी निकली, जो नहायत ही हसीन लग रही थी, जिस पर बहुत ही बारीक काम किया गया था, जो महंगे और कीमती के अलावा बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। साड़ी बहुत खूबसूरत है, मगर इसे बांधू कैसे? और परेशानी इसके चेहरे से हवेदा थी। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आरफिन इसकी बेचारी सूरत पर तरस आ गया। मकसूम ने आरफिन को देखा, फिर साड़ी जो जितनी महंगी और खूबसूरत थी, नाजुक भी इतनी थी, मगर आरफिन की आंखों पर से हयासी आने लगी। नहीं, मैं बानी के पास चली जाती हूँ, वो बांध देगी। वो वहाँ से जाने लगी, मगर आरफिन ने आगे बढ़ के इसकी कलाई बांध ली। मैं भी अच्छी बांध दूंगा, चलो। इसने मकसूम को कमर से पकड़ा और ड्रेसिंग रूम की जाने पड़ा। आरफिन, इसने एहतजाज करना चाहा, मगर आरफिन ने इसकी एक न सुनी। बीजान आज के दिन की तकरीब के लिए जुबारिया से लारोशा गुलान वालिया के लिए अर्जेंट रेडीमेड सूट मॉल से मंगवाए थे। वालिया को हुनैन अफरीदी दिया गया था। ब्यूटिशियन इसे तैयार करने आ रही थी, मगर हसन अफरीदी का फ़ोन आ गया। मुझे तुम्हारा ब्यूटिशियन से मेकअप कराना अच्छा नहीं लगेगा, पता नहीं वो क्या क्या लगा के बंदे का असल चेहरा छुपा देती है। मुझे तुम्हारा सारा सा हुसन ये ट्रैक करता है, इसलिए ज़्यादा मेकअप करा के इसे बिगाड़ना नहीं। बानिया आईने में अपना अक्स देखकर मुस्कुरा दिया। वो सूट उठाए ड्रेसिंग रूम में आ गई। हुनैन अफरीदी लारोशा गुलान के बेडरूम में चला। तुमने अच्छा नहीं किया, कल मेरे साथ आई नहीं ना, मगर आज तुम्हें यहाँ डिनर डालने की ज़रूरत नहीं है, शराफत से घर चलना। हुनैन अफरीदी धम से इसके बेड पर लेटा। वानिया भाभी ने मुझे कहा कि मैं आज इनके साथ इनके बेडरूम में सोऊंगी। ये वानिया भाभी को आज ही तुम्हारी ज़रूरत क्यों पड़ गई अचानक से? मतलब ये कि मेरी जान क्यों हनी भैया की बद्दुआएं समेटती हो? हुनैन अफरीदी ने एक झटके से इसकी कलाई खींची को अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाई और इसके पहलू में आ गिरी। इससे पहले कि वो उठती, हुनैन अफरीदी ने इसके गिर्द अपना घेरा तंग कर दिया। हुनैन, हद होती है बेहूदगी की भी। समिया जदी खुद तो चलेगी, मगर आपको बिगाड़गी। लारोशा गुलान ने तब कर इसे देखा और इसका मजबूत घेरा तोड़ने की कोशिश भी की, इसके मुकाबिल कतई तौर पर तैयार नहीं था। तुमने अभी मेरी बेहूदगियाँ देखी कहाँ है? आज घर तो चलो, फिर बताता हूँ। इसने धीमे से कहते हुए एक शरीर से जसारत कर दी। यही वजह जो मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी। इसका इशारा इसकी जसारत की तरफ था। कभी कभी तो सोचती हूँ समीर जैदी के साथ जानने क्या क्या करते रहे होंगे। समीर जैदी के साथ जो करता था, अगर तुम्हारे साथ कर दिया तो तुम तो यकीन बेहोश हो जाओगे। वो मुस्कुरा के जुमानी बात करिए। क्या मतलब? इसने संजीदगी से पूछा। एक तो तुम मतलब बहुत पूछती हो। घर चलो, सारे मतलब समझाता हूँ। नहीं, पहले आप मुझे ये बताइए, आपने समीर जैदी के साथ क्या किया? क्या वो जो सोच रही थी ऐसा ही था? और हुनैन अफरीदी की सोच को पढ़ चुका था। ला हौला वला कुव्वत। बेवकूफ़ लड़की, जैसा तुम समझ रहे हो सब बिल्कुल नहीं है। फिर क्या? ओफो यार, हाँ, मेरी सिर्फ समिया जैदी से ज़ुबानी कलामी गुफ्तगू रहती थी, जिसे बेबाक गुफ्तगू और तुम्हारी ज़ुबान में बेहूदगी कहा जाता है। मगर ये भी सच है कि इज़हार मोहब्बत और अमली मोहब्बत सिर्फ तुम्हारे साथ है। इसने लारोशा गुलान के चेहरे पर हल्की सी फूंक मारी। लारोशा गुलान ने अपनी हिरनी आंखें बंद कर ली, जिन पर हुनैन अफरीदी ने अपने होंठों से अपना नाम लिख दिया। लारोशा गुलान ने आंखें आहिस्ता आहिस्ता से खोली, वो भी इस पर झुका हुआ था। तुम्हारे चेहरे के हर नक्श ने, तुम्हारी अदाओं ने मुझ पर ऐसा मजबूत हसार बांध दिया कि दिल तुम्हारा गुलाम बन गया। और ये दिल तुम्हारे अलावा किसी को नहीं चाहता। ये दिल कभी नहीं चाहेगा कि तुम्हारी मोहब्बत का हसार टूटे। इसलिए बेफिक्र हो, हुनैन अफरीदी की नज़र तुमसे कभी नहीं हटेगी। ये सिर्फ तुम्हारी सूरत, तुम्हारी सीरत का गर्वेदा है, सिर्फ तुम्हें पूछता है, तुम्हें ही चाहता है। वो लारोशा गुलान के चेहरे पर हौले हौले उंगलियां फेरा और अपना आप, दिल, रूह, सब कुछ इसे सौंप चुका था। लारोशा गुलान का दिल मगरूर होने लगा, फ़ख्र करने लगा कि ये शख्स आज मुकम्मल इसका हो चुका है। इसे अपनी नानों की पसंद पर नाज था, फ़ख्र था। मुझे यकीन है कि आप मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। आपकी मोहब्बत से मेरा पूरा वजूद खुशबू से महकने लगा। इसने धीरे से इज़हार मोहब्बत किया और इसके इज़हार मोहब्बत पर हुनैन अफरीदी ने यकीन की मोहर सबत कर दी थी। अच्छा जी। पार्ले होटल में खूब चहल पहल हो रही थी, पुररौनक माहौल था। हर तरफ खुशबू खुशबू, खुशियाँ खुशियाँ बिखरी हुई थी। हुनैन अफरीदी और हसन अफरीदी के बीच में चलता हुआ रियासत का शहज़ादा फातिहाना कदमों से चलता हुआ सलजोक अफरीदी खूबसूरत से स्टेज तक आया। थोड़ी देर में निकाह भी कर दिया गया। खूबसूरत सी, नाजुक, प्यारी सी, बिल्कुल गुड़िया लग रही थी, हीरा, जिसे आहिस्ता आहिस्ता याले और मकसूम थामे हुए थी। दोनों के संग वो स्टेज तक आ रही थी और नहायत आराम से इसे सलजोक के बराबर में बिठा दिया था। सलजोक अफरीदी का चौड़ा शाने से टच हुआ तो इसका दिल पूरी तरह धड़क उठा। तेज तनफ्फस तेज तर हो गया, जबकि याले सलजोक अफरीदी के सामने आ खड़ी हुई। जी तो सलजोक भैया, लाइए निकालिए हमारा नेक। इसने अपना हाथ सलजोक अफरीदी के सामने फैला दिया। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मैंने आपको पहली बार देखा है। सलजोक अफरीदी ने पुरमज़ा अंदाज में कहते हुए याले को देखा। क्या यानी आप धोखा दे रहे हैं? याले की आंखें फट के रह गई। मगर फौजी तो कभी किसी को धोखा नहीं देता। सलजोक भैया, आप इस वक्त बॉर्डर पर नहीं बल्कि स्टेज पर अपनी दुल्हन के साथ बैठे, और आप नहीं तो क्या हुआ, हम तो धोखा दे सकते हैं। हम मीरा को आज यहाँ से अभी उठा के ले जाते हैं। आपको बगैर दुल्हन के अपनी खूबसूरत सी सजी हुई गाड़ी में अकेला बैठ के जाना होगा। बराबर में खड़ी मकसूम भी चेक की।
सलजोग भाई क्यों बेमौत खुद भी मारोगे और मुझे भी मारोगे? याले भाभी चंगेज़ खान की भतीजी होती है, ये ना हीरा भाभी को जाने देंगे लाहिरा आरोश को। पीछे से हुनैन अफरीदी ने कान में आहिस्ती से कहा था। क्या खुसर फुसर चल रही है? याले ने हुनैन अफरीदी को घूरा। कुछ नहीं याले भाभी, मैं तो कह रहा था कि जितना मांग रही दे दे। इसने डरने की भरपूर एक्टिंग की। वो तो मैं सब समझ रही हूँ, मगर तुम्हें भी बाद में देखती हूँ, इसने कहते हुए फिर से सलजोग अफरीदी को देखा। चले भाई सलजोग भाई, जल्दी करें ना। आपने हीरा से इजाज़त ली? घनी ब्लैक मूंछों तले इन लबों पर शरीर मुस्कुराहट थी। ओके, हम हीरा को अंदर ले जाते हैं। फिर तसल्ली से इनसे इससे पूछते, चले मकसूम भाभी हीरा को उठाइए। वो आगे बढ़ी। अरे अरे, मैं तो मजाक कर रहा था, ये लीजिए। सलजोग अफरीदी ने जल्दी से शेरवानी के अंदर वाली जेब से भारी लिफाफा निकाल के याले के हाथ पर रखा। थैंक्स, वो मुस्कुराती। वो दोनों नीचे स्टेज से उतरी। अच्छा तुमने बताया नहीं? क्या नहीं बताया मकसूम भाभी? इसने वो भारी लिफाफा अपने गोल्डन पर्स में डालकर मकसूम को देखा। वही रात का फसाना। मकसूम रेड साड़ी में बहुत हसीन और खूबसूरत लग रही थी। आज पहली बार याले ने इसके चेहरे पर कौस कज़ा के सारे रंग देखे थे, जिसके चेहरे को नहीं इसके पूरे वजूद की हाला रोशन कर रहे थे। आज से पहले इसने मकसूम को इतना खुश कभी नहीं देखा था। मकसूम भाभी आप पर तो खूब टूट के रंग आया। इसने बेसाख्ता मकसूम के रुखसार पर अपना रुखसार रख कर किस किया। वो झैम करेंगे। मेरी फ़िलहाल छोड़ो, अपनी सुनाओ। रात को क्या हुआ? जरीमिल भाई ने तुम्हारा बना हुआ गुलगुला खा लिया था? हाँ यार, खिला के अपनी शामत को आवाज़ दी। याले के चेहरे पर इस कदर बेचारगी थी, मकसूम समझी कि यकीनन एक थप्पड़ तो ज़रूर पड़ा होगा। इसके काम भी तो ऐसे निराले होते हैं। खैरियत? खैरियत तो नहीं थी। गुलगुला मैंने इन्हें खिलाया और पूरी रात मैं ठंडा पानी पीती रही। सच्ची मकसूम भाभी, नींद भी पूरी नहीं हुई। याले के कहने पर इसे कुछ देर में समझ में आई। अल्लाह याले, बहुत बुरी हो तुम तो। मकसूम ने इसको ज़ोर से चप्पत इसके कंधे पर लगाई। आह मकसूम भाभी, अपना कंधा से ना लगी। आखिर को है ना बॉडी बिल्डर की बीवी, क्या पूरी रात आप पर ही आजमाते रहे? इसने धीमे से सरगोशी की। मैं तो बाज़ औक़ात तुमसे कुछ ऐसा वैसा पूछ के पछताती हूँ। ठीक कहते सिमरन भाभी, बेशर्मी के रिकॉर्ड तोड़े हुए तुमने। चले ऐसा वैसा ना पूछे, मगर कुछ ऐसा वैसा ही बता दे। शरारत से भरपूर मुस्कुराहट ले इसने शर्माई से मकसूम को छेड़ा। सब्र करो, तुम्हारी अभी जमील भाई से शिकायत करती हूँ, वही तुम्हें सीधा करेंगे। मकसूम ने अपनी रेड साड़ी का पल्लू ठीक से किया। ओए होए, आज तो लोग कुछ बहुत ज़्यादा ही इतरा रहे हैं। भाई इतराना भी चाहिए, आखिर को मेरे सबसे अच्छे भाई की मिसेज है और ये मेरी सबसे अच्छी मगर नालायक बहन है। पीछे से आते आरफी ने शफकत से देखते हुए हल्की सी चप्पत इसके सर पर मारी। याले क्यों हंसता मुस्कुराता खुश देखकर बहुत मुतमिन था। याले ने अपनी छोटी सी उम्र में जो तकलीफ उठाई थी, आज उसकी सोच समेत खुशियाँ भी बढ़कर मिली थी। आरफिन भाई, आप अपनी इस नालायक बहन को पप्पो कब बना रहे हैं? वो ऐसी थी, बगैर सोचे समझे हर बात बोल देती थी। इतनी डांट खा चुकी थी मगर कोई असर नहीं। वो तो इंशाल्लाह तुम्हें जल्द पुप्पो बना देगा, मगर तुम मम्मा बिल्कुल कोरी हो। वहीं जरमील भी रज़ा को गोद में लिए चला, जो याले को देखकर पास आने के लिए हमक रहा था। कब से तुम्हें ढूंढ रहा है रज़ा? मेरा बेटा। याले ने दुलार से इसे ले लिया। इसे कुछ खिलाओ, भूखा लग रहा है ये मुझसे कुछ खा भी नहीं रहा। याले रज़ा को गाल पर प्यार करती खाने की टेबल की सिमत बढ़ी। मकसूम भी वहाँ से वानी की सिमत बढ़ गई, जो बीजान और जुबारिया के पास बैठी थी। ऐसे क्या देख रहे हो? जरमील बगौर आरफिन को तक रहा था। यही कि आज खूब रौनक है चेहरे पर। ये सब रौनक मकसूम की मनहूने मिन्नत है। इसकी नज़रें मकसूम पर ही थी, जो बीजान के बराबर में बैठी थी। वो तो नज़र आ रहा है, आज दिल तुझे देखकर बहुत खुश है। तेरी मुकम्मल ज़िंदगी पर तुझे मुबारकबाद। आरफीन हौले से हंस दिया। सारी रस्में हो गई थी, अब आखिरी रस्म ज़ेराबंदी की थी, वो भी शुरू होगी, जो रस्म थी के साथ सुहागनी करेंगी। मकसूम जल्दी आओ, ज़ेराबंदी करनी और याले कहाँ है? सिमरन ने वही स्टेज पर से हाँक लगाई। आरफीन और जमील ने स्टेज पर देखा। मकसूम साड़ी संभालती खड़ी हुई ऊपर स्टेज की तरफ बढ़ी। वो देखो। जरमील ने टेबल के पास देखा, जहाँ याले ज़बरदस्ती रज़ा को कुछ खिलाने की कोशिश करती, मगर वो मुसलसल इनकार था। जाने इस लड़की का क्या बनेगा। वहाँ रस्म शुरू होगी ज़ेराबंदी की और ये अभी तक यहीं है। मैं देखता हूँ। जरमील हंसता हुआ याले की तरफ आ रुका था। याले ने जरमील को देखा। जरमील कुछ नहीं खा रहा ये। याले परेशानी ही नहीं, रज़ा को संभालते संभालते हल्कान भी हो गई थी। जरमील हौले से मुस्कुरा दिया। तुम रज़ा को मुझे दो और चलो, सिमरन तुम्हें बुला रही। हीरा की ज़ेराबंदी की रस्म करनी शुरू हो गई। जरमील ने रज़ा को याले की गोद से ले लिया और याले के कान में कोई मीठी सी सरगोशी की, जिससे याले का चेहरा गुलनार सा हो गया। बल्कि इसने एक हल्का सा मुक्का इस बना के इसके बाजू पर जड़ दिया था। ये सब खड़ा आरफीन दूर से देख रहा था। वो धीरे से मुस्कुरा दिया। ज़िंदगी भर खुशियाँ देने की रब से सद के दिल से दुआ की। वो एक गहरी सांस लेता हुआ मकसूम को तलाश करने लगा, जो वहाँ स्टेज के पास ही खड़ी थी। वो चलता हुआ मकसूम के बिल्कुल नज़दीक से आकर खड़ा हो गया। मकसूम ने रुख मोड़ के देखा। इन बलोरी आंखों में चाहत का एक समंदर था। बहुत खूबसूरत लग रही हो। सोच रहा हूँ हनीमून मनाने पेरिस खुशबू के शहर चले, तुम्हारा क्या ख्याल है? मकसूम हया से मुस्कुरा दी। इसके गाल में पड़ता डिम्पल मजीद गहरा हो गया। फूलों से सजी कार में वानी और लारोश और गुलान के साथ हमरा हीरा चलती हुई आई थी। तीनों कार में बैठ की फ्रंट पर सलजोक अफरीदी विराजमान था। दूसरी गाड़ी में हसन अफरीदी और हुनैन अफरीदी, जिनके साथ बीच से बीजान, जुबारी और समद अफरीदी बैठे थे। ये दोनों कारें अफरीदी विलास की तरफ गामजन थी। हर कोई अपनी जगह खुश था। हर शख्स को महकती खुशबुओं ने अपने गिरद लपेट रखा था। खुशहाल खुशखरम जिंदगी की नुईद, जिसका पत्ता कल निकलने वाले सूरज की पहली किरण देगी। ख़त्म शुद्ध जी। तो गाइज़, यहाँ पे हमारा नावल अपने इख्तिताम को पहुँचा। नावल नेम इज़ तेरे प्यार की खुशबू, रिटन बाय कमरोश अशोक।
कमरोश का ये नावल था एज़ यूजुअल बेस्ट नावल था। और मैं आपको कह रही थी कि याद करो सुलझोक अफरीदी होर कित्थे आया है। तो सुलझोक अफरीदी वो वाले वो जो अपना नैश वाला नावल नहीं सी यारो भला ਜਿਹਦੇ ਸਲਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਬਰਿਸ਼ਾਲਾ ਬਾਹੋਂ ਕੇ ਹਸਾਰ ਮੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਜ਼ੋਇਆ ਦਾ ਕੇਸ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸੁਲਝੋਕ ਅਫਰੀਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ फैमिली ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ वो यही वाला सुलझोक अफरीदी था। इसके एंड पे हीरा के साथ हुई है। इसमें इसके सीन कम थे मेरा ख्याल एक ओहदे विच भी गेस्ट अपीयरेंस करा देती। जी यहाँ पे नावल इख्तिताम को पहुँचा। अब चलते हैं कमेंट सेशन की तरफ, दैन हम वीडियो को एंड करेंगे। कमेंट सेशन से पहले मैं आपको बताती चलो मेरा जो काका था मतलब हुरब वो घर चली गई भी अपने मम्मा के साथ, मतलब अपने घर चली गई है वो। तो आज मेरा बेबी बात नहीं करेगा, नहीं तो पहले बात करती थी। मेरा ना रूटीन बन गई थी कि मैं 1 डे बिफोर रिकॉर्डिंग कर लेती थी। इस वजह से अगर किसी के कमेंट आगे पीछे हो जाते थे तो फिर मुझे समझ नहीं लगता था। तो वो यही हिसाब किताब चल रहा था। लेकिन कल बच्चों की बर्थडे थी, मैं 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा बिजी रही हूँ। बच्चों की बर्थडे थी, कल भी उधर लगे रहे, रात को बहुत लेट हो गया था, फिर मैं सो गई थी। सोई की 2-2:30 बजे सोती थी। फिर उसके बाद बस वही सिलसिला चलते रहे। रात को मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई है, मैं सुबह से धक्के खा रही हूँ। फिर घूमने चले गए आज, तो वो सारे सिनेरियोज वैसे ही चल रहे हैं। अभी आप तक एपिसोड पहुँचा के आपको एपिसोड में भी कंपाइल होनी है, थोड़ा टाइम लगेगा। फिर मैं सोने का तो पता नहीं कोई सीन बनता है, कब बनता है, क्या बनता है। तो खैर आज वो बच्चे गए हैं वापस, उरब जुमर और इब्राहिम चले गए हैं। अब छोटी आ गई है एज़ल। तो अभी बस ऐसे ही हिसाब किताब चल रहा है मेरा तो। जी कमेंट सेशन तैयबा इफ्तिखार वेरी नाइस नावल फ़नी समीर आज की स्टोरी बहुत सैड है, टीयर फिर भी सुनने में अच्छी है। एपिसोड 8 की बात कर रही हैं। अच्छा ऐसे है कि मैंने कल रिकॉर्डिंग मिस की थी तो 8 और 9 दोनों का है, ठीक है कमेंट सेशन। नजमुन्निसा नाइस। साइम वहीद वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मेरी भांजी माशाल्लाह हुरब भी ठीक है। अब छोटी वाली बीमार हो गई, अब वो हुरब और इब्राहिम ने अपनी बारी पूरी कर लिया, हुन जुमर दी बारी है। तो अब कल से उसको बुखार चढ़ा हुआ, सुबह से उसका इतना गला ख़राब है, सारी रात रोती रही है, तो ये हिसाब उसका हुआ पड़ा। तैयबा इफ्तिखार वेलकम। मलिक सबा वालेकुम अस्सलाम। एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। बेचारी आले सबके कहने पर चली तो गई ज़रमील के रूम में, लेकिन उसका गुस्सा उसने कितनी इंसल्ट की बेचारी याले की। याले को खुद भी एहसास था कि उससे ज़रमील के साथ अच्छा नहीं किया, और उस पर से ज़रमील का बिहेवियर। ज़रमील तो अपनी माँ की भी बात नहीं सुनी। याले भी 2 साल तक इतना कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन ज़रमील तो बस अपनी तकलीफ़ नज़र आ रही थी, याले की नहीं। बस यार अपनी तकलीफ़ नज़र आती है सारों को। अगर बंदा दूसरे की तकलीफ़ के बारे में सोचना शुरू कर दे तो दुनिया दी रबोती सुधर ना जाए। शुक्र अर्शद को अक्ल आई हुई याले को छोड़ के वापस, लेकिन ज़रमील का बिहेवियर बेचारी के साथ अच्छा नहीं है। आरफीन और मकसूम शुक्र इनके बीच में सब ठीक हो गया। आरफीन तो मकसूम तो भी तो सारा कुछ सही हैंडल किस जो है, लेकिन उनको होटल में कौन मिला था जो देखकर मकसूम थी परेशान होगी। फिर मकसूम को वो कज़न उसके घर भी है पहुँच गया। समीज़ारी चली गई, कुछ दिन तो सुकून होगा कसमें। और हुनैन को लरोश के हाथ का बर्गर कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया। बेचारी से फिर बार बार कह रहा था कि ये मकसूम का कज़न क्या कर रहा था, कि मकसूम उसकी बीवी है। यस ये चवल मारी थी उसने। बेचारी मकसूम की कंडीशन याले की कंडीशन भी इतनी ख़राब थी कि वो बेचारी गिर गई। बाकी एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग थी। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखें, आमीन आमीन जी। दुआ में याद रखें, अल्लाह पाक आपको भी खुश रखें। तामीर खान वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाए। एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग थी। ज़रमील और अरशद एक दूसरे के सामना हो ही गया। अरशद ज़रमील को डिवोर्स के लिए कहा था। ओहो यार किधर है अब अरशद को अब्बा ठीक ही कहती है। क्या कुछ कह रहा था ज़रमील को। खैर ज़रमील भी कम नहीं था, लेकिन याले ने गलत किया उसके साथ, वो अरशद के साथ ही देती है। ज़रमील गुस्से से घर से निकल जाता है। इस सब में अरशद सिमरन के साथ बहुत बुरा करता है। अरशद ने सब तो बड़ी चवल यही मारी थी। चलो तुम्हारे बहन को लेकर जो भी कंसर्न था, जो भी सारा कुछ था, लेकिन जी सिमरन ने चवल मारी से उस वक्त मैंने अरशद बहुत पैड़ा लगा सी। वो भी घर छोड़ के चली जाती है। फिर ज़रमील का एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी कंडीशन बहुत सीरियस रहती है। इधर याले ज़रमील को सुन के बेहोश हो जाती है। थैंक गॉड कि अब जाकर अरशद को थोड़ी अक्ल आई, उन तो अक्ल फ्रेश हो गई सी। हुनैन जहारा के घर जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात मारूख से होती है। नावल में एक नए करेक्टर की एंट्री हुई है। लारोश बड़ी मासूम सी है, बेचारी के साथ बहुत बुरा कर रहे हैं उसकी मामी और मारूख लोग। नौकरानी समझ रखा उसको।
बेचारी उसकी नानो उसके लिए कितनी परेशान रहती हैं, बंदी है परेशानी। फिर इन दोनों का निकाह हो जाता है, वो लारोश को कराची ले आता है। लारोश भी जान और हुनैन की मामा बहुत प्यार करती हैं, लेकिन हुनैन उसके साथ गलत करता है समिया ज़री के सामने। लारोश बहुत दुखी होती है। ओवरऑल एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत मज़ा आया सुनकर। और हुरब कैसी हो आप? आज आप बातें ज़रूर करना। ओके, माशाल्लाह हुरब पहले से बेहतर है। अब हुरब घर चली गई हुई है, इस वजह से हुरब का जवाब आपको मैं दे देती हूँ। बाकी अल्लाह खैर करे, जब आएगी और उसके सामने मैंने रिकॉर्डिंग की तो मैं आप लोगों की बात दोबारा ज़रूर कराऊंगी अपने काके से। आप यहाँ ज़रूर हुरब से बात करवाना, पहले की करा दिया करे। अल्लाह ब्लेस यू सिस्टर एंड योर फैमिली विद लॉट ऑफ हैप्पीनेस। आमीन जी, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। खतीजा नजीब हैदर, हेलो डियर, होप यू डूइंग वेल। जी अल्हम्दुलिल्लाह। एंड हुरब जाने की भी तबीयत अब ठीक होगी जी, माशाल्लाह उसकी तबीयत अब बेहतर है। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि आप मुझसे खफा हैं, नाराज़ हैं क्या किसी बात को? नहीं, मैं तो नहीं खफा, ना मैं नाराज़ हूँ। मैंने क्यों आपसे नाराज़ होना यार? आपने मेरे 4 मैसेजेस को नहीं पढ़ा और जस्ट एक का टेक्स्ट रिप्लाई किया, बाकी 3 पर रिस्पॉन्स भी नहीं दिया आपने। ऐसा तो कभी नहीं होता। शायद आपने कोई मैसेज के अंदर मैसेज कर दिया हो, मतलब कि उसके अपने मैसेज के रिप्लाई में मैसेज कर दिया हो, तो मुझे उसकी नोटिफिकेशन नहीं आई। नहीं तो मुझे जिन जिन मैसेजेस की नोटिफिकेशन आती है, जो जो मैं पढ़ती हूँ, मैं हर किसी पर रिस्पॉन्स ज़रूर देती हूँ। और मैंने आपसे क्यों खफा होना, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। मैं तो जो भी मैसेज कमेंट्स मुझे आते हैं, मैं उसको वीडियो के एंड पे भी रिस्पॉन्स देती हूँ, फिर उसके बाद मैं उसको रिटर्न में भी रिस्पॉन्स देती हूँ। बाकी आपकी बहुत अच्छी थी स्टोरी, डे बाई डे लॉन्ग हो रही है। आई मीन लोग और भी ऐड हो रहे हैं, न्यू न्यू फैमिलीज स्टोरीज ऐड हो रही हैं और इंटरेस्टिंग हो रही है। बट सब में मुझे ज़मील जहर लग रहा है। याले ने कुछ गलत नहीं किया अपने ब्रदर का साथ देकर, उसने सही किया, उसको भाई के उसका साथ दिया। जब उसे स्टूपिड ने बिना किसी वजह के उसको छोड़ दिया था, तब वो नखरे तो देखो साहब के। हालत सही है, कहते नहीं बात तो सत्य में, बात है रसवाई की। हसन भी बड़ा कमीना आदमी आते हैं, और यार आई थिंक आई हेट हिम। एंड यार आई थिंक जो ये अरशद के फ्रेंड आया, यही मानिए कि अफरीदी साहब लगते हैं मुझे। तो इसने इंग्लैंड में फेस सर्जरी करवाई है ना एक्सीडेंट के बाद, हो सकता है, बल्कि हो सकता नहीं यही होया। हूँ तो नावल एंड हो गया, हूँ मैं तेन की सस्पेंस रखा, यही हुआ है। सही थी आपकी ये सोच। शैलो वेलकम फॉर थैंक्स फॉर द लॉन्ग एपिसोड अपलोड, वेलकम। आई एम सो एंग्री विद मकसूम, शी इज़ वेरी शेडी करेक्टर, आई डोंट बिलीव हर। मुझे खुद बड़ी जहर लगती थी मकसूम, जब वो चवले मारती थी ना। आदिल, मुझे ये नावल बहुत पसंद आया। अभी मैं 2-3 एपिसोड लोड करने के बाद एक साथ सुनती हूँ जब मेरे बच्चे स्कूल चले जाते हैं। चले कोई नहीं, आप बच्चों को स्कूल जाने के बाद सुन लिया करें। और मेरा भी ये मोस्ट फेवरेट नावल है। आप कोई मसला नहीं है, आप अब सुन ले। अब एंड हो गया आज, अल्लाह खैर करे, लास्ट एपिसोड अपलोड होनी है। खानसा गोहर, उससे मेरे भांजे का नाम भी इब्राहिम है, जो हर वक्त बेबी बॉस बना फिरता रहता है। बस यार साडा काका भी यही है। लेकिन मैंने काके को ना, मेरे काके की कल बर्थडे थी ना, इब्राहिम की, हुरब ज़ुमर तीनों की इकट्ठी सेलिब्रेट की थी, क्योंकि 27 नवंबर हुरब की है, 27 नवंबर हुरब की है, 5 दिसंबर उसकी है, इब्राहिम की है, और 27 दिसंबर ज़ुमर की है, और 25 दिसंबर उनके बाबा की है। तो ये सारा ख़ानदान ना नवंबर दिसंबर की पैदावार है। तो इन सब की बर्थडे ना हम एक ही दफ़ा पे कर लेते हैं दिसंबर में। तो अभी कल हम लोगों ने ना इनकी बर्थडे सेलिब्रेट की थी, तो भाई मैंने उनको पहले ना बड़ा वो लगाया हुआ था, कोई भी बात नहीं माननी ना। मैं कहा चलो, मैं लाने लगी अंकल को फ़ोन करके, मैं गिफ्ट इनके ले आई हुई थी, मैंने कहा मैं अंकल को फ़ोन करके ना मैं गिफ्ट कैंसिल करने लगी हूँ। वो कुछ ऐसा हुआ था कि गिफ्ट्स वही वाले लिए थे जो मैंने इनसे पूछा था, जो जो फरमाइश थी ना, जो जो डिमांड थी, वो डिमांड के अकॉर्डिंग गिफ्ट आए हुए थे। और फिर जनाब मेरे फ़ोन में मैंने वीडियो बनाई हुई थी, मैंने वीडियो अपनी फ्रेंड को दिखाने के लिए बनाई हुई थी इनकी गिफ्ट्स की। लेकिन भाई अब इन तीनों ने देख ली, तो बस उस तो बाद फिर मैं तो भाई इनकी डॉन बनी हुई थी। मैंने कहा फिर कोई काम नहीं हो रहा, ये नहीं कर रहे, मैं कहा चल भी मैं फ़ोन लगा लूँगी। फिर उसी टाइम कान फड़े जाते सी, सॉरी मुझे बोलते थे, तो फिर भाई अगे हमारा होता था। मैं कल कह रही थी, मैं कहा हाय आज मेरी धमकी ख़त्म हो नहीं, लेकिन ना अब उसने ना कल से मेरी ड्यूटी ये लगाई हुई थी इब्राहिम ने। मैंने उसके साथ ऐसा किया, कल ना रात को हम लेट हो गए थे, तो फिर वापसी पे जब मैंने सेल लिए ना, तो वो 3 उसकी गाड़ी में जाने थे, 3 गन में जाने थे। तो लेकिन ना हुआ ऐसे कि गन, अब मैंने कहा चलो कम है, मैं आपको ये भी चला के दिखाती हूँ, ये भी चला के दिखाती हूँ। मैंने उसमें से निकाल के, गन में से निकाल के गाड़ी में डाल दिए। बस उन्होंने मेरी ड्यूटी डाल दी थी वो तो, कि ना कहता इसको इसमें डालना, इसको इसमें डालना, हर थोड़ी देर बाद उधर चुकाटी करे छुपा, उधर चुकाटी करे छुपा।
वैसे आप लोग भी कहते होंगे गप्पा ही शुरू हो गई है तो कहानियाँ शुरू हो गई सुनाने वास्ते। तस्मिया यार आबे हयात भी अपलोड कर दो, व्हेन विल यू प्लान। आबे हयात का मैंने आपको बताया है इंशाल्लाह करेंगे, और बनाते हैं प्लान, कोई उसका स्केड्यूल बनाती हूँ, लेकिन वो मैंने अपलोड तभी करना जब मैं उसको कंप्लीट रिकॉर्ड कर लूँगी। तो वो मैं आपको पता है इंशाल्लाह चलिए मैं आपको कहती हूँ, मैं कोशिश करूँगी ये बोल रही हूँ। तो इस तरह से है कि हम उसको ना, ये अब मैं जनवरी के एंड तक घर पे हूँ, तो काम मैंने थीसिस का करना है, आर्टिकल भी लिखना है, तो उसके साथ मैं ट्राई करूँगी कि अगर मेरे से ये रिकॉर्ड हो जाए ना आबे हयात, मैं ऐप वगैरह डाउनलोड करके रख लेती हूँ जनवरी में इंशाल्लाह। अगर जनवरी में कंप्लीट रिकॉर्ड हो गया तो फिर इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करे फ़ेब में आपको दे दूँगी। मैं जब जनवरी फ़ेब में इंशाल्लाह आबे हयात कर दूँगी, क्योंकि आबे हयात की रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आ गई हैं, लेकिन मैंने पता रिस्पॉन्स तो किसी ने भी नहीं देना। अब रिस्पॉन्स का यहाँ ही देख लें, यहाँ से ही देख लो आप लोग कि कितना हो गया है। अभी भी मेरा ख्याल 140 से ऊपर ही पड़े हैं सब्सक्राइबर, पूरे नहीं हुए। मैंने तो तेरा इंटरेस्ट तो दूजे नावल भी नहीं लग रहा। तैयबा इफ्तिखार थैंक्स, यू आर बेस्टेस्ट रीडर, वेलकम माय डियर। ज़ैनब सज्जाद वालेकुम अस्सलाम, ज़बरदस्त एपिसोड, कमाल है यार, आज के एपिसोड बहुत मज़े की थी, लास्ट के इंतज़ार है, प्लीज़ यार जल्दी अपलोड करना आज के एपिसोड। आप यार मैंने पूरी कोशिश की थी, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि मैं बड़ी फंसी हुई थी, इस वजह से बस अब जल्दी से इसको कमेंट सेक्शन को एंड करके वीडियो अपलोड करूँगी। ताहा अदील सो क्यूट बॉय, ब्यूटीफुल एपिसोड। बॉय केड़ा, आप पूरब को मिसअंडरस्टैंड करिए, पूरब को, वो मेरी भांजी है, भांजा नहीं, भांजा मेरा सो जाता था, कल तोता मेरा जाग रहा था रात को, लेकिन ना इब्राहिम, लेकिन हुआ ऐसे कल ना बस मूड नहीं बन सका मेरा रात को रिकॉर्ड करने का, नहीं तो मैंने आज वाली एपिसोड कल रात को रिकॉर्ड करके रखनी थी, लेकिन अब बस अभी रिकॉर्ड करके तो आपको अभी दूँगी। शाहीना परवीन वालेकुम अस्सलाम, यार प्लीज़ रूह यारम की भी बनाओ प्लीज़। रूह यारम की इंशाल्लाह बनाऊँगी, मेरे पास बुक भी आ गई है रूह यारम की, तो वो इंशाल्लाह खैर करे बनाऊँगी, पहले मेरा एक बारी बुक पढ़ ला। फ़नी समीर आज का नावल बहुत अच्छा है डियर, और हसन भी अफरीदी निकला यार, ये आप भांजी बहुत ही क्यूट है, क्यूट बातें करती है। हाँ जी माशाल्लाह, वो बड़ी ऐसे जब तंग करने पे आते थे फिर लगता कि इस तो ना बेवकूफ़ बच्चा कोई नहीं है, तो जो गल्ला करना आते थे इस तो सियाना काका कोई नहीं है मेरा। फैसल खान इंटरेस्टिंग नावल। मलिक साहबा वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी वाज वेरी 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 इंटरेस्टिंग। ये हसन मुझे तो अफरीदी लगता है, वही निकले। ऊपर से वो जिस तरह से वानिया को देखता और वानिया से पसंद करने लगी है, तब तो उसे सोच रही थी, लेकिन वो अफरीदी तो मर गया तो वापस से आ गया प्लास्टिक सर्जरी करा के। मुझे तो वो हसन ही लग रहा है, बेचारी वानिया फिर डर गई उससे, और वो तो क्या ख्वाब लग रहा था। ये अरशद शुक्र है कि उसे भी सिमरन का ख्याल तो आया थे, होर कि नहीं तो उन्हें तो हसन ने अपनी बीवी समझा ऐसी। अब उसे के अक्ल भी आ गई है, सिमरन ने उसे माफ़ तो कर दिया, लेकिन उसे बातें सुनाई, अच्छा किया, तो होर क्यों माफ़ तो कर दी, मैं सिमरन चंडा भी मना करानी ऐसी। अर्श की कंडीशन जब उसे पता चला कि सभी सिमरन के साथ मिलते हैं, एक वो एक की खबर है इस सबसे। अर्श ने उस टाइम बेचारी सिमरन के साथ बुरा किया था, हुनैन को मिल गई लारोश, काश कैसे खुश हो रहा था। शुक्र है कि उसे समिया ज़ैदी के गेम ओवर। मुझे तो ये ज़रा भी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन जो उसे भी जाने थप्पड़ मारा था मज़ा आ गया, तो होर की वो थप्पड़ था, मैंने भी बड़ा सवाल है ऐसी। बेचारी मकसूम, उसकी स्टोरी कितनी दुखी थी, जो कि उसका कज़न उसका बाप, बहुत गुस्सा आ रहा था। बाकी एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग थी, अल्लाह आपको खुश रखे, आमीन जी, दुआ में याद रखें। आपका कमेंट भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। इरम शब्बीर वालेकुम अस्सलाम, हरू अरीज नेक्स्ट एपिसोड प्लीज़ एंड मेक अ complete and full playlist of all your uploaded novels, this novel is excellent, thank you, वेलकम माय डियर। और जहाँ तक बात है अब प्लेलिस्ट बनाने की, मैंने आपको बताया भी, कमेंट पे भी रिटर्न में भी बता दिया अगर आप कमेंट सेशन नहीं सुने तो, लेकिन मैंने आपको बताया कि इसकी प्लेलिस्ट में ये अभी कुछ नावल रहते हैं, सिर्फ 2-3 नावल रहते हैं जिनकी प्लेलिस्ट नहीं बनी हुई, वो मैं इंशाल्लाह बना दूँगी आज ही इंशाल्लाह याद रह जाए, तो आज मैं बना दूँगी। और बाकी अल्लाह खैर कर, बाकी बने हुए आया कि फ़ोन एक मिनट यार, कॉल आ रही है किसी दी दूजे फ़ोन पर। साइम वहीद वालेकुम अस्सलाम, क्यूट बेबी तो मेरा बाकी बड़ा क्यूट है। तामीर खान वालेकुम अस्सलाम, सिस्टर अरीज कैसी हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक हूँ, जी रहे हूँ, जी रहे हैं। और वो क्या था, हाय नींद नहीं पूरी हो रही, कोई सोन नहीं दे रहा। एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत मज़ा है सुनकर। ज़र्मीला एटीट्यूड दिखा रहा है, याले ने भी अब तक बहुत कुछ बर्दाश्त करती रही है मकसूम इतनी डरी रहती है।
और अल्लाह बहुत मज़े का था। अल्लाह हाफिज़। तामीर खान वालेकुम अस्सलाम डियर सिस्टर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। एपिसोड वाज टू गुड, बहुत मज़ा आया सुनकर। थैंक गॉड कैशी को थोड़ी अक्ल आई। सिमरन ने भी उसको माफ़ कर दिया, लेकिन अभी नहीं करना चाहिए था उसको माफ़। 7 महीने हो तो गए सी, लेकिन ਇਹ है कि चंगियां उन्हें सुनाइयां, लेकिन थोड़ी जो होर सुना देंदी, कभी चंड मार देंदी। बहुत अच्छा कि जिसको बातें सुनाई, बहुत मज़ा आया मुझे यार। मकसूम बेचारी की स्टोरी बहुत ही दुखी थी। मैंने तो मकसूम नहीं पसंद सी कसमें। दी स्टोरी घूमन घेरियां वाली सी, मतलब स्टोरी नो डाउट अच्छी थी, लेकिन अब बंदी नहीं मेरी पसंद सी। आई थिंक हसन ही होगा अफरीदी क्योंकि उसके देखने से ये लगता है वानिया भी उससे कितना डर जाती है। आहो हसन ही सी। वानिया हसन को पसंद भी करने लगी है। चलो जी, हो गया समिया जैदी का दी एंड। ओए हाँ, नहीं तो बड़ी कमीनी लड़की थी तेहोर की। और लारोश होगी नैन अफरीदी की। ओवरऑल एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत मज़ा आया सुनकर। हाय हुरब। हुरब की तरफ से मैं हाय बोल देती हूँ, हुरब चली गई है। थैंक्स लिटिल डॉल बात करने के लिए, वेलकम। मैं आप भी नाना बू के घर रहेंगी? वो एक वीक रह के गई है, अभी आज गई है। और कैसी हो आप? माशाल्लाह मेरा बच्चा ठीक है। गॉड ब्लेस यू सिस्टर एंड योर फैमिली विद अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड हेल्थ। आमीन। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अज़मीर समी, आप भी क्या आपको फ़ारसी कियानी आयत मुराद कियानी कोई नावल का पता है? नो, मुझे नहीं पता ऐसा नावल, मैंने नाम नहीं सुना ना कभी ऐसे, मैंने नहीं पढ़ा। अज़मीर समी जी, बहुत अच्छा नावल है। और नावल से भी ज़्यादा जब आप बात करती हैं नावल के लोगों के मतलब उन बातों का ज़्यादा